आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 241। जब मीरा शर्मा को किसी की आवाज़ सुनाई दी तो राजेश कपूर से बात करते समय उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। एक क्षण में वह एक बर्फीली सुंदरी में बदल गई। उसके पूरे शरीर से उदासीनता झलक रही थी। क्या गलत? छोटी लड़की ने किताब हाथ में पकड़ी और बोली, मुझे नहीं पता कि यह प्रश्न कैसे करना है। मीरा शर्मा ने शालीनता से अपना मुंह पोंछा और अपना लंच बॉक्स आगे बढ़ाया। प्रश्न यह है। हाँ, ये स्पष्ट था कि छोटी लड़की के इरादे कुछ और थे। एक जोड़ी आंखें बच्चों और राजेश के इर्द गिर्द घूम रही थीं। मीरा शर्मा ने पूछा, क्या आप समझ गए? छोटी लड़की को होश आया और बोली, आह, मैं समझ गई। क्या कोई और बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? राजेश कपूर की निगाहों से छोटी लड़की घबरा गई। नहीं, वह चला गया। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। खाना नहीं है क्या? जाकर खा लो। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं शिक्षक को खाना खाते समय परेशान नहीं करूंगी। आगे बढ़ो। छोटी लड़की अपनी छाती थपथपाते हुए कार्यालय से बाहर भाग गई। दीवार के सहारे खड़े छात्रों ने उसे खींच लिया और पूछा, ये कैसा चल रहा है? क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? शिक्षक मीरा का पति कैसा दिखता है? छोटी बच्ची के गाल लाल हो गए जब उसे याद आया कि राजेश कपूर ने उसे क्या देखा था। वह बहुत सुंदर है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, उसे मेरे उद्देश्य का अनुमान लगाना चाहिए था। महिलाएं पूछना सीखती हैं, वह कितना सुंदर है। वैसे भी वह बहुत सुंदर है, मेरी आदर्श के पति से भी अधिक सुंदर। ओह, क्या ये सच है? छोटी लड़की चिंतित थी। बेशक यह असली है। पास से देखने पर यह और भी सुंदर दिखता है। ठीक है, और सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। एक अन्य सहपाठी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। ठीक है, मैं जाकर देखूंगी। मीरा शर्मा ने कुछ निवाला खाया भी नहीं था कि एक और छात्रा आ गई। छात्रा मुस्कुराई और बोली, शिक्षिका मीरा, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछने आई हूँ। मीरा शर्मा थोड़ा हैरान हुई। क्या सवाल है? इस छोटी लड़की के अंक अच्छे हैं और वह कभी कभार ही स्वयं से प्रश्न पूछती है। छात्रा ने राजेश की ओर देखा जो बच्चों के हाथ पहुँच रहा था। अरे, वह सचमुच सुंदर है। स्वच्छ और ताजगी भरी सांसें जो मेरे शरीर और चेहरे पर फैल गईं। ये प्रोफाइल सचमुच अद्भुत थी। वाह, बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ, क्या यही प्रश्न है? मीरा शर्मा ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, मुझे मत बताओ कि तुम इतने सरल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते। छात्रा ने ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि यह वही प्रश्न था जिसकी ओर उसने अचानक इशारा कर दिया था। ये सबसे सरल बुनियादी प्रश्न निकला। मीरा शर्मा के चेहरे पर ठंडा भाव देखकर छात्रा घबरा गई। मैंने इसे गलत पढ़ा। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। राजेश कपूर को एहसास हुआ कि उसका इरादा भी उस व्यक्ति जैसा ही था जो अभी अभी गया था। तुम खाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मीरा शर्मा, महिला छात्रा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, अगर अभी नहीं खाओगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा और उनकी कुर्सी को एक तरफ धकेल दिया। वह एक कुर्सी लेकर आया, बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपका सीनियर हूं और मैं लगभग स्नातक होने वाला हूं। आपको पढ़ाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इस मुस्कान ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं प्यार में हूं। राजेश कपूर ने पूछा, कौन सा प्रश्न आपको नहीं पता? छात्रा शर्मा गई और बोली, मुझे अचानक समझ आ गया। मुझे पता है कि यह कैसे करना है। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर वह घबरा कर भाग गया। बाहर जाने के बाद दोस्तों ने अपना असंतोष व्यक्त किया। तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? ये सही है, अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं। अरे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम किसी चीज़ से टकरा गए हो? जो छात्रा अभी अभी अंदर आई थी, वह हंसने लगी। हे, क्या वह सुंदर नहीं है? क्या आपका दिल धड़क रहा है? छात्रा ने अपना जलता हुआ चेहरा ढक लिया और मन ही मन छछूंदर की तरह चीखने लगी। हाँ, वह बहुत सुंदर है, तुम्हें पता है। वह मुझे लेक्चर देने आया था। महिला सहपाठी को ईर्ष्या हुई और उसने पूछा, धिक्कार है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? तुम्हें पता है क्या, वह बहुत सुंदर है और उसका प्रोफाइल बहुत सुंदर है।
और इसकी खुशबू भी हल्की है, जो अच्छी है। धिक्कार है। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं तुरंत बाहर भाग गया। सहपाठी ने हंसते हुए कहा, संतुष्ट रहो, कम से कम मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा तो रही हूँ। मैंने तो अभी तक अपनी आंखों में सीधे नहीं देखा। ठीक है, जहाँ छात्राएं हैं वहाँ छात्र भी हैं। कई पुरुष सहपाठी भी इसमें शामिल हो गए। चले जाओ, मैं तुमसे अलग हूँ। मैं टीचर मीरा से मिलना चाहता हूँ। हे, इस बार जो व्यक्ति आया वह एक पुरुष सहपाठी था। मैं लापरवाही से अंदर गया और देखा कि मीरा शर्मा राजेश कपूर से बात कर रही थीं। खुशी में डूबी एक छोटी सी महिला का चेहरा कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी कक्षा में नहीं देखा था। जब मीरा शर्मा ने अपने पुरुष सहपाठियों को देखा तो उन्होंने अपनी मुस्कान रोक ली। राजेश कपूर ने आधी मुस्कान के साथ पूछा, अरे सहपाठी, क्या तुम्हारे भी कोई सवाल हैं? राजेश कपूर स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। पुरुष छात्र बातचीत जारी नहीं रख सका। मैंने जल्दी से कहा, माफ करना, मैं गलत रास्ता ले गया। फिर वह जल्दी से चला गया। अरे, कोई मुझसे भी तेज है। क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? हाँ, टीचर मीरा के पति कितने सुंदर हैं, ये देखकर चौंकना स्वाभाविक है। ओह, मुझे टीचर मीरा से बहुत जलन हो रही है कि उन्हें ऐसा पति मिला है। धिक्कार है। सारे अच्छे दिखने वाले लड़के इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर लेते हैं? क्या वे हम जैसे अविवाहित लड़कों को मौका नहीं देते? आह, चलो चलो, अचानक मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है। मैं भी। मीठा प्यार दूसरों का होता है। मैं तो सिर्फ नींबू का ही हकदार हूँ। मीरा शर्मा बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए शायद वह कुछ समझती होंगी। उन्होंने राजेश कपूर की ओर देखा, जो विचारों में खोए हुए थे। खाओ। रात के खाने के बाद राजेश कपूर ने जाने से पहले थोड़ी देर बैठने की योजना बनाई। कक्षा बहुत छोटी है और बच्चे उस उम्र में हैं जहां वे इधर उधर दौड़ना पसंद करते हैं। मीरा शर्मा के खाना खत्म करने के बाद बच्चों ने राजेश कपूर को बाहर खींच लिया। वे बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, आप बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल सकते हैं। राजेश कपूर ने आह भरते हुए कहा, प्रिय, स्कूल में बहुत सारे लोग हैं और बच्चों को इधर उधर दौड़ना बहुत पसंद है। मैं उन सबको अकेले नहीं देख सकता। मीरा शर्मा ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, माफ करना जानू, मुझे याद नहीं था। राजेश कपूर मुस्कुराए, हमारे लिए यही सही है कि हम बच्चे को परिसर में घुमाने ले जाएं और फिर घर चले जाएं। बनना। बातचीत करते हुए दंपति बच्चे को खेलने के लिए बाहर ले गए। इस समय कई छात्र अभी दोपहर के भोजन से लौटे हैं। कॉलेज के छात्र हर जगह हैं और अचानक 4 बच्चे प्रकट हो जाते हैं। क्या आपको हैरानी हुई? और हर एक बहुत प्यारा है। क्या आपको ये पसंद है? क्या आप हाल ही में लोकप्रिय हुए इस जोड़े को फिर से देखकर आश्चर्यचकित हैं? दूसरा बच्चा चलना नहीं चाहता और उसे गोद में उठाया जाना चाहता है। तीसरा बच्चा बहुत प्यारा है और हिलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी चाहता है कि उसकी माँ उसे गोद में ले ले। सामने 2 पकौड़े हैं, अवी और विहू। नहीं, हस्की ने पहले ही उड़ान भरना शुरू कर दिया है। राजेश कपूर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, एक पल के लिए भी उनसे नजरें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। परिसर इतना बड़ा है कि वे दौड़ सकें और खेल सकें। कुछ छात्र उन्हें चिढ़ाने आते थे और उन्हें खुश करने के लिए खिलौने देते थे। अवी और विहू मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। बातचीत करना, इसे लोगों को मनाना कहते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद बड़ा बैग बच्चों के लिए नाश्ते और कुछ छोटे खिलौनों से भर गया। प्यारे छोटे खरगोश, प्यारे तकिए आदि जैसी चीजें, मुख्य रूप से प्यारी चीजें, सभी प्यारे छोटे बच्चों को दी गईं। उन्होंने मिठास का स्वाद चखा, उनके शब्द अधिक मधुर हो गए और वे अधिक प्रिय हो गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे एक छोटी सी दुकान पर पहुंच गए। छोटी स्कर्ट पहने 2 छात्राएं आइसक्रीम कोन पकड़े हुए थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाया था। अवी और विहू तेजी से दौड़े, उनकी नजरें आइसक्रीम कोन पर टिकी थीं। याद, याद। दोनों छोटी बच्चियों ने इतना प्यारा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। वे नीचे बैठ गईं और पूछा, आप हमें किस लिए बुलाना चाहती हैं? अवी ने बहुत सीधा कहा, यह क्या है? क्या ये स्वादिष्ट है? विहू ने अपना सिर झुकाया और प्यारा सा अभिनय करते हुए कहा, चलो एक घूंट लेते हैं, एक छोटा सा निवाला। विहू ने इशारे से भी इस बात पर जोर दिया। सच में, बस थोड़ा सा।
दोनों छोटी लड़कियां उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गईं और उनकी शेष बची हुई समझदारी ने उन्हें ये बता दिया। माफ करना, तुम आइसक्रीम खाने के लिए बहुत छोटे हो। अवी का चेहरा अचानक उतर गया। विहू ने सिर झुकाकर दयनीय भाव से पूछा, जरा सा भी नहीं? हे भगवान, ये कितना प्यारा है। खाओ, जरूर खाओ। छोटी लड़की ने नुकीला हिस्सा विहू को दे दिया। बेबी, तुम थोड़ा ही खा सकती हो। अगर तुम ज्यादा खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। विहू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, उसके पीछे से राजेश कपूर की गंभीर आवाज आई। विहू, तुम क्या कर रहे हो? विहू का पूरा शरीर कांप उठा और अवी भी चौंक गया। दोनों बच्चों ने अपना सिर घुमाया और राजेश कपूर की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर डर गए। तभी राजेश कपूर तनु को गोद में लेकर तेजी से ऊपर आया। राजेश कपूर ने दोनों छोटी लड़कियों की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए माफी मांगी। मुझे खेद है कि मेरे बच्चे ने आपको परेशानी दी। दोनों छोटी लड़कियां एक साथ चिल्लाईं। तुम हो, एक अन्य ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा। यह कोई समस्या नहीं है। वे बहुत प्यारे हैं। आप टीचर मीरा के पति सीनियर राजेश कपूर हैं न? मैं आपके और टीचर मीरा के दीर्घ एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। उसकी नज़र में जो कोई भी उसे आशीर्वाद भेजता है वह प्यारा है। राजेश कपूर ने अवी और विहू को एक तरफ खींच लिया और उनकी कड़ी आलोचना की। पिताजी ने क्या कहा? क्या उन्होंने तुमसे कहा था कि दूसरों का खाना मत खाना? दूसरों से खाना भी मत मांगो। वे तुम्हें जो भी देंगे उसे तुम्हारे माता पिता की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। क्या पिताजी ने मुझे बताया? अवी और विहू इतने डर गए कि रोने लगे। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, रो मत। अवी, जो आमतौर पर रोता नहीं है, ने जब ये सुना तो धीरे धीरे अपने आंसू रोक लिए। विहू उदास होकर रोया। उसकी आवाज बहुत ऊंची थी और जब वह रोता था तो उसके आसपास के सभी लोग उसे देख लेते थे। आंतरिक ओएस, अरे यार, तुम इतनी प्यारी सी बच्ची को कैसे रुला सकते हो? क्या उनका दिल नहीं दुखेगा? मैं सचमुच वहां जाकर बच्चे को दिलासा देना चाहती हूँ। राजेश को विहू के रोने की कोई परवाह नहीं थी और वह अवी को समझाने लगा। ये सुनकर अवी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है पिताजी। राजेश कपूर ने तनु और रिया को फिर याद दिलाया। विहू को रोता देख मीरा शर्मा का दिल टूट गया और वे उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास जाना चाहती थीं, लेकिन राजेश कपूर ने उन्हें रोक दिया। जब विहू रोने लगा तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि न तो राजेश और न ही मीरा शर्मा ने मेरी ओर कोई ध्यान दिया। रोना सूखी चीख में बदल गया और उसने अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर देखा। धीरे धीरे विहू रो नहीं सका, इसलिए वह सूंघता हुआ राजेश कपूर को ढूंढने आया। पापा, राजेश कपूर ने शांति से पूछा, क्या तुम्हारा रोना बंद हो गया? विहू को दुख हुआ और वह कुछ नहीं बोला। राजेश कपूर ने सुझाव दिया, क्या आप रोना बंद करने के बाद मुझसे बात करने आ सकते हैं? विहू ने जल्दी से कहा, विहू रोना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया। असली? विहू ने भारी स्वर में सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से कहा, सच में? पास खड़ी मीरा शर्मा ये देखकर असमंजस में पड़ गईं कि हंसें या रोएं। राजेश कपूर ने आह भरी और विहू के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़े। पिताजी का आपके प्रति बुरा व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था। क्या आप भविष्य में ऐसा फिर से करेंगे? विहू ने अपना सिर हिलाया और आंसू टूटे हुए धागे से मोतियों की तरह गिरने लगे। नहीं, राजेश कपूर ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तो फिर हमारा सौदा तय है। विहू ने सिर हिलाया। राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, आगे से क्या खाना है यह पापा को बता देना। पिताजी इसे आपके लिए बना देंगे, ठीक है? विहू ने राजेश कपूर को कसकर गले लगा लिया और दबी हुई आवाज में गुनगुनाया। राजेश कपूर ने उसे चूमा और कहा, लड़कियों ने अभी आइसक्रीम खाई है, बहुत ठंड थी। हम वयस्कों के लिए इसे खाना ठीक है, लेकिन अगर आप इसे खाएंगे तो आपका पेट ठंडा हो जाएगा और दर्द होगा। विहू ने फिर भी हार नहीं मानी और पूछा, क्या थोड़ा सा खाना ठीक नहीं है? राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और मीरा शर्मा की ओर देखा। मीरा शर्मा ने धीरे से कहा, मैंने इसे खरीद लिया है। मैं इसके पिघलने का इंतज़ार करूंगी और बच्चों को इसका स्वाद चखाऊंगी। हम इतना ही कर सकते हैं। तो फिर तुम रुको, पिताजी इसे खरीदने जाएंगे। विहू बहुत खुश हुआ और उसने राजेश के गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया। पिताजी सबसे अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
मीरा शर्मा ने पूछा, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? माँ से भी प्यार करो। राजेश कपूर ने कुछ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप खरीदे। मैंने 2 और आइसक्रीम कोन खरीदे। आइसक्रीम को कई प्लास्टिक रैपरों में बांटें और पूछें, आइए इन्हें छूकर देखें कि ये ठंडे हैं या नहीं। पहला है 4 खजाने। जब विहू ने उसे छुआ तो उसने पाया कि वह सचमुच ठंडा था और उसका छोटा सा चेहरा बदल गया। अन्य बच्चे भी ठंड से पीड़ित थे और अपने हाथ पैर फूंक रहे थे। राजेश कपूर ने कुछ बार गुनगुनाया, आइसक्रीम कोन को टुकड़ों में तोड़ा और बच्चों को दे दिया। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब ये पिघल जाएगा तब आप इसे खा सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में आइसक्रीम पिघल गई। राजेश और मीरा शर्मा बच्चों को खाना खिलाते हैं। पूछें कि क्या इसका स्वाद अच्छा है। सभी बच्चों की आंखें चमक रही हैं, खासकर खाने के शौकीन विहू की, जो बहुत लालची है। अब और नहीं, विहू मूर्ख नहीं है। वह कागज का कप उठाकर तरल पदार्थ को अपने मुंह में डालना जानता है। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने देखा कि आधे दिन बाद तरल पदार्थ की केवल एक बूंद ही बाहर निकली। अफसोस, मुझे अपने बेटे के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हो रही है। दूसरा बच्चा थोड़ा मूर्ख है। मैंने कप के नीचे बची हुई आइसक्रीम को निकालने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन अंततः कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश कपूर ने उनसे कहा कि वे कागज के कप को पास के कूड़ेदान में फेंक दें। जब हम घर पहुंचेंगे तो पिताजी इसे आपके लिए बना देंगे, ठीक है? बच्चों ने अनिच्छा से सिर हिलाया। विहू ने इस अवसर का उपयोग मेरी चापलूसी करने के लिए किया। पापा, आप बहुत महान हैं। विहू आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। ओह, इस छोटी बच्ची का मुंह कितना मीठा है। राजेश कपूर ने समय देखा, लगभग 1:30 बज रहे थे। प्रिय, मैं बच्चे को सुलाने के लिए घर ले जा रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। मैं तुम्हें पार्किंग स्थल तक ले जाऊंगा। पार्किंग स्थल पर पहुंचकर मीरा शर्मा और राजेश कपूर ने बच्चों को उनकी जगह पर बिठाया। राजेश कपूर ने कार का दरवाज़ा बंद किया, जल्दी से मीरा शर्मा की कमर में अपनी बाहें डाली और चुपके से उन्हें चूम लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मीरा शर्मा को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। राजेश कपूर को आंखें फाड़े देखते हुए, राजेश कपूर ने अपना हाथ छोड़ा और मीरा शर्मा के चेहरे पर अपराध बोध देखा और वह अपनी हंसी रोक नहीं सके। पत्नी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी चलाओ और घर पहुंचकर मुझे मैसेज करो। अच्छा। राजेश कपूर मुस्कुराते हुए कार में बैठे और चले गए। मीरा शर्मा ने अपना गर्म सा चेहरा ढक लिया और मुंह फेर लिया। लेकिन मैंने पाया कि कुछ ही दूरी पर कुछ छात्र थे जो दिखावा कर रहे थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अभी भी 2.8 मीटर की आभा वाली शिक्षिका मीरा हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था। आज के बाद मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग राजेश से ईर्ष्या करेंगे। इतनी प्यारी देवी, इतनी विपरीत दिखने वाली, इतनी मनमोहक। राजेश बच्चों को सुलाने के लिए घर ले गया। हमारे घर पहुंचने से पहले ही बच्चे कार में सो गए। राजेश कपूर के पास उन्हें एक एक करके वापस लिविंग रूम के छोटे से कमरे में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजेश ने इस छोटे से कमरे को बच्चों के लाउंज में बदल दिया है। इस तरह बच्चों को आराम करने के लिए एक एक करके दूसरी मंजिल पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चे सो रहे थे, राजेश ने मीरा शर्मा को फोन किया। लिविंग रूम में खिलौनों को व्यवस्थित करते समय, पतिदेव, आपको यह नहीं पता, लेकिन कई लोगों ने अभी आपको मुझे चूमते हुए देखा। राजेश कपूर यह कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाए कि इस समय मीरा शर्मा कैसी दिख रही होंगी। मैंने इसे तब देखा जब मैंने इसे देखा, वरना हमारे बच्चे यहाँ कैसे आए? बहुत अच्छा और शक्तिशाली। ये सुनकर मीरा शर्मा अवाक रह गईं। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह किसी तरह बोल पाए, पतिदेव, आप ऐसे मत बनिए। राजेश कपूर ने हंसते हुए कहा, मेरे पति को क्या हो गया है? मीरा शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, घृणित, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राजेश कपूर ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। प्रिय, आज रात तुम क्या खाना चाहोगी? मुझे अपने पति द्वारा पकाई गई हर चीज बहुत पसंद है। वास्तव में, मीरा शर्मा ने राजेश के स्वर में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब तक यह मेरे पति द्वारा पकाया जाता है, भले ही यह सिर्फ नूडल्स का एक कटोरा ही क्यों न हो, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या तुम्हें मेरी चूत खाना पसंद है? जब राजेश ने यह बात दोबारा कही तो उसने कुछ शब्दों पर जोर दिया। मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर तुरंत समझ गईं। पति, आप
मैं तुम्हें किसी दिन इसे आजमाने दूंगा। मीरा शर्मा ने गुस्से से कहा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया। राजेश ने घर की सफाई जारी रखी क्योंकि वह बाद में बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा में ले जाने वाला था। शाम को मीरा शर्मा को पता चला कि उन्होंने सचमुच नूडल्स खा लिए हैं। लेकिन उसने जो कहा वह सच था। वह राजेश के हाथ के बने नूडल्स भी खाना पसंद करती है। अगले दिन मीरा शर्मा जब उठी तो उन्हें पता चला कि उन्हें उस दिन कक्षा में नहीं जाना है। ये सही है, राजेश को ये सब पता था, वरना कल रात वह इतना थका हुआ क्यों था। चूंकि आज सप्ताहांत है और मौसम अच्छा है, तो आइए हम परिवार के साथ पिकनिक पर चलें। राजेश कपूर ने भोजन और फल तैयार किए। मीरा शर्मा ने बच्चों का सामान पैक किया और पूछा, प्रिय, क्या हमें भाई जियान को भी साथ बुलाना चाहिए? राजेश को कोई आपत्ति नहीं है, जाओ उसे बुलाओ। मैं भाई जियान को नहीं जानता। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और भोजन की व्यवस्था करते हुए फ़ोन किया। भाई जियांग, हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं। आपको और बच्चों को भी आना चाहिए। माफ़ करना, मैं बच्चों को उनकी दादी के घर ले जा रहा हूँ। क्या ऐसा है? तुम भी क्यों नहीं आते? मैं अपने बच्चों को ग्रामीण इलाकों की ताज़ी हवा में सांस लेने और सुंदर दृश्य देखने के लिए ले जा सकता हूँ। राजेश कपूर हक्के बक्के रह गए। चलो बात करते हैं। आप कब जा रहे हैं? मैं बस बाहर जाने ही वाला था और सारा सामान पैक कर लिया था। क्या संयोग है न? राजेश कपूर को भी यह संयोग लगा। ऐसा क्यों न हो कि आप 5 मिनट मेरा इंतज़ार कर लें। अच्छा, मीरा शर्मा ने पूछा, क्या हुआ? खैर, भाई जियांग वापस ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं और उन्होंने पूछा कि क्या मैं और बच्चे जाना चाहेंगे। वे कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे पहाड़ और नदियां हैं और हवा ताज़ा है। आपको वहां जाकर इसे देखना चाहिए। मीरा शर्मा ने उत्साहित होकर कहा, वाह, मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी ग्रामीण इलाकों में नहीं रही। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, चलो ग्रामीण इलाकों में घूमने चलते हैं। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम आर.वी. में वहां जा सकते हैं और रात वहीं बिता सकते हैं। मीरा शर्मा ये सुनने के लिए उत्सुक थीं। लगभग नवंबर आ गया है और दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर है। वे बहुत सारे कपड़े और अतिरिक्त रजाइयाँ लेकर आए और पिछली बार का मांस भी तैयार करके लाए। मैं बच्चों के लिए नाश्ता और दूध पाउडर लाया, साथ ही नूडल्स और झींगा वॉन्टन भी जो उन्हें पसंद हैं। वयस्कों को तो ये सहन करना पड़ता है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। ये सब खत्म करने के बाद राजेश कपूर जिग्नेश शाह और चित्रा बंसल को लेने के लिए निकले। जिग्नेश शाह दंग रह गए। वाह, ये तो आर.वी. है। ये सिर्फ एक जिज्ञासा थी, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार वे अमीर लोग हैं। चित्रा बंसल खुशी खुशी बच्चों के साथ आर.वी. का भ्रमण करने चली गईं। जिग्नेश शाह यात्री सीट पर बैठे और राजेश कपूर को दिशा निर्देश दिए। 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद आसपास का वातावरण धीरे धीरे दुर्गम होने लगा। इन स्थानों पर नेविगेशन ठीक से काम नहीं करता है। बस जिग्नेश शाह पर भरोसा करें जो आपको रास्ता दिखाएंगे। रास्ते में जिग्नेश शाह ने अपनी सास की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। रोशनी शाह के माता पिता ने घर पर एक छोटा सा 2 मंजिला मकान बनवाया था। जियांग मिंग से विवाह के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। चित्रा बंसल लेने के बाद लक्षणों में थोड़ा सुधार हुआ है। पिछले 1-2 वर्षों में ही जिग्नेश शाह को रोशनी शाह के माता पिता ने थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना शुरू किया है। मैंने पहले भी उनका अभिवादन किया है, इसलिए घर पर कोई तो होगा। मेरी चाची का स्वास्थ्य अच्छा है और वे बाहर आंगन में मूंगफली छील रही हैं, उन्हें भूनकर शराब के साथ खाने की योजना बना रही हैं। तभी उसने एक सफ़ेद रंग की आर.वी. देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो धीरे धीरे याद में आ रही थी। उसके आंगन में मुर्गियां या बत्तखें नहीं हैं, इसलिए उसके पास बाड़ भी नहीं है। उनके परिवार के अलावा एक और पड़ोसी भी है। श्रीमती शाह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कार से दूर चली गईं। माँ, दादी, जब श्रीमती शाह ने देखा कि यह उनके दामाद और पोते हैं, तो उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? ये तो, अरे, इतने सारे बच्चे क्यों हैं? 1, 2, 3, 4। ओह, चौगुने बच्चे, कितने प्यारे। जिग्नेश शाह ने परिचय कराया। माँ, यह मेरा दोस्त राजेश है। ये उनकी पत्नी मीरा शर्मा हैं।
ये उनके बच्चे हैं और वे चेन के सहपाठी भी हैं। श्रीमती शाह ने कहा। ओह, और घर में अचानक हलचल मच गई। राजेश कपूर और अन्य लोगों का घर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजेश कपूर ने सामान कार से बाहर निकाला और पूछा, आंटी, इन्हें कहाँ रखें? इसमें फल, दूध और पोषण संबंधी पूरक पदार्थ उपलब्ध हैं। वहाँ कुछ सब्जियाँ और मछलियाँ भी हैं। श्रीमती शाह घर में आई और बोली, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ हो तो ये सब सामान अपने साथ क्यों लाए हो? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। श्रीमती शाह ने उत्साह से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी नूडल्स बना दूंगी। राजेश कपूर ने जल्दी से कहा, हम पहले ही खा चुके हैं। श्रीमती शाह ने आंगन में एक बेंच निकाली और कहा, आओ आओ, बैठो। थोड़ी देर बाद वह घर में वापस गया और खरबूजे के बीज, मूंगफली और कुछ स्नैक्स ले आया। वह मुस्कुराई और बोली, हमारे घर में बस इतना ही है, तुम लोग इसे खा लो। राजेश और मीरा शर्मा ने तुरंत उनका धन्यवाद किया। ये घर सड़क के ठीक बगल में बना है और इसमें कोई बाड़ नहीं है। कभी कभी यहाँ पर वाहन भी आते हैं जिनमें अधिकतर मोटरसाइकिलें होती हैं, इसलिए बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। जिग्नेश शाह ने पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? वह अभी तक उनके साथ पेड़ लगाने से वापस नहीं आया है। पेड़ लगाना? हाँ, लगभग 70 या 80 रुपये प्रतिदिन। आप आमतौर पर कब वापस आते हैं? मैं शाम 5 बजे के आसपास वापस आया, जब लगभग अंधेरा हो गया था। जैसे ही वह बोल रही थी, श्रीमती शाह उठ खड़ी हुई और बोली, कृपया बैठ जाए, मैं रसोई में जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। जिग्नेश शाह ने कहा, माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और अपने दोस्त के बच्चों की देखभाल करो। आंगन बहुत बड़ा है और उसका फर्श सीमेंट का है। राजेश कपूर को डर था कि बच्चे लड़ेंगे, खेलेंगे और गिर जाएंगे। यदि यह कंक्रीट के फर्श पर किसी चीज़ से टकरा जाए तो बहुत दर्द होगा। राजेश ने गुप्त रूप से शिशुओं पर एक सुरक्षात्मक आवरण लगाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। एक सुरक्षात्मक अवरोध केवल बाहरी दुनिया से होने वाली क्षति से ही रक्षा कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से खुद को बचा पाऊंगा या नहीं। जल्द ही श्रीमती शाह रसोई से बाहर आईं। जियांग मिंग, क्या आप मछली ग्रिल कर सकते हैं? जिग्नेश शाह ने कठोर स्वर में कहा, कोई बात नहीं। तो फिर आप मछली को ग्रिल करने आते हैं? मुझे नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है। वे मछली को बिना किसी विशेष बात के खाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए हमें इसे ठीक करना होगा। ये देखकर राजेश कपूर खड़े हो गए और बोले, आंटी, मुझे खाना बनाने दीजिए। मिसेस शाह एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। मैं तुमसे खाना बनाने को कैसे कह सकती हूँ? तुम तो मेहमान हो, बस बैठो और खेलो। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ, मुझे बनाने दो। अंत में श्रीमती शाह राजेश कपूर को अपने से दूर नहीं खींच सकी, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी, मुझे माफ़ करें। हम देहाती लोग खाना बनाना नहीं जानते। आपको शर्मिंदा करने के लिए क्षमा करें। इसी समय पड़ोसी दंपति कुदाल लेकर वापस आए। अरे मिस्टर पैन, क्या आपका बेटा वापस आ गया है? श्रीमती शाह ने उत्तर दिया, हाँ, आप वापस आ गए। आप अपने साथ मेहमान लाए हैं? हाँ, जियांग मिंग का दोस्त। तो फिर आज रात मेहमानों के लिए कुछ स्वादिष्ट क्यों नहीं बनाते? चिकन, बत्तख और मछली बनाओ। बिल्कुल। जब वे बात कर रहे थे तो दंपति घर के अंदर चले गए। श्रीमती शाह राजेश कपूर को भी रसोई में ले गईं। रसोई घर किसी भी अन्य रसोई घर से अलग नहीं है, लेकिन दूसरी ओर चूल्हा है। वहाँ 2 स्टोव हैं, एक पर बड़ी कढ़ाई है, दूसरे पर छोटी कढ़ाई है और किनारे पर उससे भी छोटी कढ़ाई है। छोटे बर्तन भोजन को गर्म रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों के समान होते हैं। आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, बचा हुआ खाना डाल सकते हैं, आदि। चूल्हे के ऊपर की दीवार पर रसोई देवता का चित्र बना हुआ है। श्रीमती शाह ने पूछा, आप कौन सा उपयोग करना चाहते हैं? तो फिर स्टोव का उपयोग करें। राजेश कपूर चूल्हे पर खाना बनाना चाहते थे। श्रीमती शाह ने उनसे पूछा कि उन्हें चावल चाहिए या दलिया। चावल, लेकिन बच्चा दलिया चाहता है। श्रीमती शाह ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है और यह बहुत सुविधाजनक है। चावल पकाने के लिए चावल कुकर का प्रयोग करें और दलिया पकाने के लिए स्टोव पर दूसरे बर्तन का प्रयोग करें।
मैं आपको बता दूं, ये दलिया बहुत सुगंधित है। राजेश कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, हाँ। श्रीमती शाह ने पूछा, बच्चा सादा दलिया भी नहीं खा सकता? इसमें शकरकंद के कुछ टुकड़े डाल दे तो कैसा रहेगा? राजेश कपूर ने पूछा, ये शकरकंद की बेल का सिरा है न? हाँ, वह दलिया स्वादिष्ट है। कर सकना। श्रीमती शाह ने आग जलाई और राजेश कपूर ने खाना बनाया। माँ और बेटी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। श्रीमती शाह बहुत बातूनी हैं। युवक, मैं पहली नज़र में ही बता सकता हूँ कि तुम खाना बना सकते हो। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, किसी बड़े सितारे जैसी, बहुत सुंदर। ये चारों बच्चे तुम्हारे हैं। वाह, तुमने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दे दिया। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मुझे भी आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि जुड़वां बच्चे होना वंशानुगत है। क्या आपके परिवार में जुड़वां बच्चे हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। आज रात का खाना मुख्यतः राजेश कपूर और जियांग मिंग द्वारा खरीदी गई सब्जियों से बनाया गया था। आंटी, क्या आप मिर्च खा सकती हैं? हाँ, वह खा सकता है। उसके पिता और मेरी भूख अच्छी है। घर में राजेश कपूर खाना बना रहे थे। घर के बाहर मीरा शर्मा बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों की हवा सचमुच बहुत अच्छी है। कुछ देर खेलने के बाद कमरे में खुशबू फैल गई। पड़ोसी बाहर गया और आंगन में बैठकर नूडल्स खाने लगा। ओह, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जियांग मिंग, तुम्हारी माँ खाना पकाने में बहुत अच्छी है। इससे हमें भूख लगती है। जिग्नेश शाह मुस्कुराए और बोले, अंकल पान, क्या आप ड्रिंक के लिए आना चाहेंगे? लेकिन मैं आ रहा हूँ। आपके यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए मैं इस मौज मस्ती में शामिल नहीं हो पाऊंगा। पड़ोसी और रोशनी शाह दोनों पंजिया गांव से हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इसलिए जब हम घर बनाते हैं तो हम उन्हें एक दूसरे के बगल में बनाते हैं। जिग्नेश शाह ने कुछ नहीं कहा और बस अपने बेटे के साथ खेलते रहे। आंगन के बाहर लहसुन के पौधे रोपे जा रहे थे और श्रीमती शाह की आवाज़ रसोई से आई, जियांग मिंग, कुछ लहसुन के अंकुर छील कर ले आओ। ठीक है, माँ। जब वह बोल रहा था तो एक अधेड़ उम्र का आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। जियांग मिंग, जो लहसुन के अंकुर छील रहा था, चिल्लाया, पिताजी, आप वापस आ गए। श्री शाह आश्चर्यचकित हुए, आप वापस आ गए? वे कौन हैं? जिग्नेश शाह ने जल्दी से उनका परिचय कराया, ये मेरे दोस्त की पत्नी और उनका बच्चा हैं। श्री शाह आश्चर्यचकित थे, 4 बच्चे, कितने प्यारे, कितने खुश। मीरा शर्मा ने नमस्ते कहा और बच्चों को हाथ धुलवाने के लिए रसोई में ले गईं। जब बच्चों ने स्टोव देखा तो वे दंग रह गए और उत्सुकता से देखने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गए। चित्रा बंसल श्रीमती शाह के पास जाकर बैठ गईं। ये बहुत गर्म है। इस समय सभी व्यंजन तले जा चुके थे और केवल सूप ही बचा था। बस मुट्ठी भर लकड़ियां डाल दीजिए और अंदर की आग बाहर नहीं फैलेगी। विहू सबसे बहादुर था और वह छोटी बेंच के कोने पर चला गया। वाह, ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। तनु वहां गया और आग के पास अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर खुद को गर्म करने लगा। अन्य बच्चे भी वहां एकत्र हो गए और मीरा शर्मा भी जिज्ञासावश देखने के लिए वहां आ गईं। दोनों चूल्हे जल रहे थे। हालांकि दलिया पकाने के लिए चूल्हे की आग धीमी होती है और यह धीरे धीरे गर्म होता है। तुम्हें पता है, आग के पास बैठकर धूप सेंकना काफी गर्म होता है। विशेषकर सर्दियों में जब चूल्हे का उपयोग होता है, तो गर्मियों में मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। फादर पेन ने अपने औजार आंगन में रख दिए, अपने बरसाती जूते धोए और चप्पल पहन लिए। जब उसने देखा कि यह कोई मेहमान खाना बना रहा है तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को दोषी ठहराया। आप मेहमानों को खाना कैसे पकाने दे सकते हैं? सच में? श्रीमती शाह ने अपने पति की ओर शिकायत भरी नज़रों से देखा और कहा, युवा लोग स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, मैं अगली बार खाना बनाऊंगी। वास्तव में वह कहना चाहती थी, यदि अन्य लोग ऐसा करना चाहें तो मैं क्या कर सकती हूँ। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, राजेश के सामने ऐसा कहना गलत लगता है। इसी समय श्रीमती शाह मेज साफ करने, चावल परोसने आदि के लिए उठ खड़ी हुईं। जिज्ञासावश मीरा शर्मा श्रीमती शाह की सीट पर बैठ गईं। आंटी, क्या आपको और ईंधन की ज़रूरत है? श्रीमती शाह मुस्कुराईं और बोलीं, नहीं, सूप तैयार होने तक इंतज़ार करो। मैं बर्तन धोने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी रख दूंगी। विहू ने मुंह बनाते हुए पूछा, माँ, हमारे घर पर यह क्यों नहीं है? तनु खड़ी हुई और मीरा शर्मा को दिखाया। माँ,
क्या हम भी ऐसा बना सकते हैं? बहुत मज़ेदार है। मीरा शर्मा ने इस बारे में सोचा और सोचा कि क्या विला में चिमनी रखना संभव है। राजेश कपूर ने सूप पकाया और उसे बाहर ले गए। मैंने देखा कि वे सभी अच्छे बच्चों की तरह बेंचों पर बैठे थे। वे आग को घूरते रहे और खुद को गर्म करते रहे। अपने हाथ धो और खाओ। मीरा शर्मा ने आवाज़ लगाई, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। वह सबसे भीतरी भाग में बैठी थी। मैं बच्चों के बाहर जाने के बाद ही बाहर जा सकती हूँ। श्रीमती शाह ने अपने पास रखे गर्म पानी के छोटे बर्तन से एक करछुल पानी निकाला। बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं ताकि वे गर्म रहें। धन्यवाद चाची, आप इतनी अच्छी हो। वॉश बेसिन में मैंने एक एक करके बच्चों के हाथ धुलवाए, उन्हें पोंछकर साफ किया और फिर डाइनिंग रूम में चली गई। भोजन कक्ष रसोई घर के आसपास ही है। खाने की मेज एक बड़ी चौकोर मेज है जिसमें बच्चों के खाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप लिविंग रूम में जा सकते हैं। लिविंग रूम में सोफा, टीवी आदि हैं। बच्चों ने शकरकंद का दलिया खाया जो सुगंधित और हरा था। ये बहुत गाढ़ा है और चून की यह नया चावल है, इसलिए यह विशेष रूप से स्वादिष्ट है। मैंने उनके लिए एक तले हुए अंडे भी बनाए। अंडे नरम और मुलायम हैं। राजेश कपूर ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और बच्चे उन्हें करछुल से खा सकते हैं। श्रीमती शाह को कुछ नए चावल के चम्मच मिले और उन्होंने उन्हें धो दिया। इसे बच्चों को देने से पहले पानी में उबालें। वयस्क यहाँ खाना खा सकते हैं और बच्चों को खाते हुए देख सकते हैं। चित्रा बंसल ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। ठीक है। जब बच्चों ने ये सुना तो वे बहुत उत्साहित हुए। यहाँ मेज पर फादर पैन ने शर्मिंदा होकर कहा, युवक, मुझे आज मेहमानों से खाना पकाने के लिए कहने के लिए खेद है। यह मैंने खुद बनाया है। लीजिए चाचा, ये शराब आपके लिए है। फादर पैन ने शराब की पैकेजिंग देखी और उन्हें पता चला कि यह महंगी थी। ये बहुत शर्मनाक है। चाचा, कृपया इसे स्वीकार करें। तो फिर मैं विनम्र हो जाऊंगा। श्री पैन ने भी इसे नहीं पिया और कैबिनेट में रख दिया। राजेश कपूर का खाना खाने के बाद पान की मां ने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट था। 10 मिनट बाद जब बच्चों ने खाना खत्म कर लिया तो वे सुअरों को देखने के लिए शोर मचाने लगे। श्रीमती शाह ने बाहर देखा तो पाया कि अंधेरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को फुसलाया। सुअर अब सो रहे हैं, हम कल उनकी जांच करेंगे। चित्रा बंसल ने बच्चों से कहा, सुअर सो गया है, मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी। बच्चे थोड़े निराश थे लेकिन फिर भी बहुत खुश थे। वे लिविंग रूम में खिलौनों से खेल रहे थे और चित्रा बंसल ने अपने कुछ खिलौने वहीं छोड़ दिए थे। बच्चे इधर उधर ऐसे खोज रहे थे मानो वे खजाने की खोज में हों। रात के खाने के बाद श्रीमती शाह बर्तन धोने चली गईं। फिर फादर पैन ने मेज और कुर्सियां लगाईं और आंगन में मूंगफली खाए और शराब पी। आंगन में एक लैंप है जो काफी उज्ज्वल है। बच्चे लिविंग रूम से आंगन में खेल रहे थे और लहसुन के अंकुर के पास बैठकर उन्हें खजाना मिल गया। विहू चिल्लाया, दौड़ा और राजेश कपूर को खींच कर ले गया। पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और रेमंड ने उत्सुकता से पूछा, तुमने क्या देखा? कई बच्चों ने चट्टानों के बीच से रेंगते हुए घोंघों की ओर इशारा किया। पिताजी, देखो, घोंघे, घोंघे। राजेश बच्चों के साथ बैठ गया और उनके उत्साह में शामिल हो गया। वाह, ये सचमुच एक घोंघा है। तनु दौड़कर मीरा शर्मा को देखने के लिए ले आए। दंपति आश्चर्य से चिल्ला उठे, मानो उन्होंने पहले कभी घोंघा नहीं देखा हो। इसलिए लंबे समय तक घोंघों को देखने के बाद दंपति ने बच्चों को इसे स्वयं देखने देना चाहा। जैसे ही मीरा शर्मा खड़ी हुई, उनके बाईं और दाईं ओर खड़े दोनों अंगरक्षकों ने एक साथ उन्हें पकड़ लिया। माँ, मत जाओ, देखो, वहाँ और भी घोंघे रेंग रहे हैं। माँ, मत जाओ, चलो इसे साथ में देखते हैं। मीरा शर्मा के पास देखना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बच्चे इस विषय में उत्सुक हैं लेकिन वह नहीं। वह काफ़ी कुछ देख चुकी थी और वहाँ से जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बच्चे घोंघों को लहसुन के अंकुर खिला रहे हैं। मीरा शर्मा ने सोचा, शायद वह अंततः जा सकेंगी। हे, कितना भोला। तनु ने मीरा शर्मा को कुछ लहसुन के अंकुर दिए और कहा, माँ, ये लो। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और घोंघों को खाना खिलाने चली गई। मीरा शर्मा की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने अपने पति को घोंघों को लहसुन के अंकुर और पत्तियां ध्यानपूर्वक खिलाते हुए देखा और वे बहुत प्रभावित हुईं।
वह पास आए और फुसफुसाए, प्रिय, मैं अब घोंघे को रेंगते हुए नहीं देखना चाहती और मैं अब उसे लहसुन के अंकुर नहीं खिलाना चाहती। यद्यपि राजेश एक पिता हैं, फिर भी उनमें एक बचपना है। वह उसे बड़े चाव से खाना खिला रहा था। आह, तो फिर चली जाओ। उनके पास अभी भी मीरा शर्मा की समस्या को एक ही बार में हल करने का तरीका है। आओ, जब तक मम्मी शौचालय जाती हैं, हम घोंघों को खाना खिलाते हैं। मीरा शर्मा जल्दी से चली गईं। ओह, उसके पैर सुन्न हो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद श्रीमती शाह राजेश कपूर और अन्य लोगों के लिए कमरा तैयार करने ऊपर चली गईं। यह एक नई रजाई है जो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है। ये साफ है, इसे फेंकना मत। और ये 4 पीस सेट, मैंने इन्हें धो दिया है और ये साफ हैं, चिंता मत करो। मीरा शर्मा ने जल्दी से कहा, आंटी, कोई ज़रूरत नहीं है, हम कार में ही सो सकते हैं। कार में एक बिस्तर है। ओह, कार में बिस्तर है, मुझे देखने दो। श्रीमती शाह मीरा शर्मा के पीछे पीछे तक गईं, मानो उन्होंने कोई दुर्लभ खजाना देख लिया हो। यहाँ छुओ और वहाँ देखो। देखिए, आजकल तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि कारें बिल्कुल घरों की तरह बनाई जाती हैं। ये कार सस्ती नहीं है ना? इसे खरीदने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। देखने के बाद भी श्रीमती शाह ने मीरा शर्मा को कमरे में सोने के लिए कहा। कार में कोई आरामदायक बिस्तर नहीं है, मैं आपके लिए बिस्तर लगा दूंगा, वे सभी साफ हैं। मीरा शर्मा के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो मैं आपको परेशान करूंगी आंटी। श्रीमती शाह ने तुरंत कहा, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिग्नेश शाह ने मुझे बताया कि लियर आपके होटल में काम कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है। श्रीमती शाह एक सक्षम व्यक्ति हैं। पल भर में बिस्तर लगा दिया गया। तुम लोग जल्दी से साफ सफाई करके सो जाओ। धन्यवाद चाची। राजेश ने बच्चों के चेहरे और हाथ गर्म पानी से धोए और फिर उनके छोटे पैर धोए। श्रीमती शाह सौर ऊर्जा का उपयोग करती हैं लेकिन वाटर हीटर नहीं लगाती हैं। और मैं अक्सर खाना पकाने के लिए चूल्हे का उपयोग करता हूं, इसलिए हमेशा गर्म पानी उपलब्ध रहता है। बच्चे भी चित्रा बंसल के साथ खेलना चाहते हैं। राजेश कपूर ने समय देखा और भौहें चढ़ा दी क्योंकि उन्हें पता चला कि वे सामान्य से आधा घंटा देर से सोने गए थे। बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। बच्चों ने विचार विमर्श किया और सुबह सुअरों को देखने जाने का निर्णय लिया। यहाँ शहर की तुलना में अधिक ठंड है, लेकिन सौभाग्य से रजाई मोटी और गर्म है। बिस्तर 1.8 मीटर लंबा एक बड़ा बिस्तर था जो दीवार के सहारे नहीं बल्कि कमरे के बीच में रखा गया था। इसलिए बच्चों के सोने के लिए जगह बहुत छोटी है। जब बच्चे सो जाते हैं तो वे तरह तरह से लौटते हैं। मीरा शर्मा तो ठीक से सो ही नहीं पाईं, राजेश कपूर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि राजेश के पास कौशल है, इसलिए उसकी नींद सुनिश्चित है। अगले दिन मीरा शर्मा उठ नहीं सकी और उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर और सोना चाहती हैं। राजेश ने बच्चों का सामान पैक किया और खाना खाने चला गया। चित्रा बंसल ने हाथ हिलाते हुए कहा, दादी जल्द ही सुअरों को खाना खिलाने जा रही हैं, इसलिए अब हम उन्हें देख सकते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। श्रीमती शाह अवाक रह गईं। सुअर तो गंदे और बदबूदार होते हैं, उनमें ऐसी क्या खूबी है? जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक प्रतीक्षा करो, मैं सुअर बाड़े को साफ और सुव्यवस्थित कर दूंगा। ये कहते हुए मदर पैन ने सुअर के चारे की बाल्टी ली और चली गई। इमारत की पहली मंजिल पर एक सुअर बाड़ा है। अंदर 3 सुअर हैं। उन्हें नए साल पर मारकर खाने या बेचने के लिए मोटा किया जाता है। आधे घंटे बाद श्रीमती शाह ने सुअर बाड़े की सफाई पूरी कर ली। बच्चों को सुअर बाड़े तक ले गए। सुअर बाड़ा अपेक्षाकृत साफ है, लेकिन वहां निश्चित रूप से गंध है। जब श्रीमती शाह ने उसे साफ किया और उसके अंदर धूप बत्ती जलाई तो गंध उतनी बुरी नहीं रही। रिया एक बिगड़ी हुई छोटी राजकुमारी थी। जब उसने खुशबू सूंघी तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। रिया, तुम ऊपर जाकर पापा का इंतजार क्यों नहीं करती? रिया ने अपना सिर हिलाया और आज्ञाकारी भाव से राजेश कपूर के कंधे पर लेट गई। जब बच्चों ने सुअरों को देखा तो वे बहुत उत्सुक हो गए। ये पहली बार है जब मैंने अपने जीवन में एक जीवित सुअर देखा है। आखिरकार चिड़ियाघर में कोई सुअर नहीं है। वाह, सुअर के कान कितने बड़े हैं। वे बहुत मोटे हैं और उनका पेट भी बड़ा है। पूंछ मुड़ी हुई है, बहुत मज़ेदार है। 10 मिनट से अधिक समय तक देखने के बाद बच्चों की रुचि खत्म हो गई। आखिरकार जब सुअर बड़े हो जाते हैं तो वे प्यारे नहीं रह जाते।
जब यह नयापन खत्म हो गया तो रोशनी शाह ने पूछा कि क्या वह खेत में शकरकंद खोदना चाहती हैं। बच्चे ग्रामीण जीवन के बारे में हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक थे। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से उठने को कहा क्योंकि वे शकरकंद खोदने जा रहे थे। शकरकंद खोद रहे हो? मैं भी जाना चाहता हूँ। मीरा शर्मा ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और पूरा परिवार खेतों में मदद करने के लिए श्रीमती शाह के पीछे चला गया। श्री पैन सुबह सुबह पेड़ लगाने के लिए बाहर गए थे और दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें वहीं भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ चारों ओर देखने पर आपको हर जगह हरे भरे पहाड़ और साफ पानी दिखाई देगा। सुबह के समय हालांकि ठंड थी, फिर भी हवा बहुत अच्छी थी। यह ऐसी चीज है जिसका अनुभव आप शहर में नहीं कर सकते। राजेश कपूर के मन में विचार आया, पत्नी, क्या हम लोग गांव में घर बनाकर बुढ़ापे में वहीं रहें? मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वाह, ये तो संतरे हैं और अंगूर। मीरा शर्मा एक जिज्ञासु बच्ची की तरह खुश थी। उसे इतना खुश देखकर राजेश कपूर बोले, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे आंगन में कुछ फलदार पेड़ लगा दूं। कैसा रहेगा? मीरा शर्मा ने जोर से सिर हिलाया, ठीक है, ठीक है। श्रीमती शाह मुस्कुराईं और बोली, अगर तुम्हें इन्हें खाना पसंद है तो कुछ तोड़ लो। हम परिवार को जानते हैं, इसलिए वापस जाओ और उनसे नमस्ते कहो। मीरा शर्मा उत्साहित थी, क्या ये सचमुच संभव है? कोई बात नहीं, बस इसे उठा लो। मीरा शर्मा तुरंत बच्चों की नेता बन गईं और बच्चों को संतरे और अंगूर तोड़ने के लिए ले गईं। मैंने ये सभी पौधे स्वयं ही लगाए थे और उनकी देखभाल नहीं की। बेशक इसकी तुलना फलों की दुकान में मिलने वाले फलों से नहीं की जा सकती। पति, आओ और मदद करो। पास खड़ी जियांग मिंग अपने बेटे को फल तोड़ने ले जा रही थी। बच्चे इतने लालची थे कि उन्होंने राजेश कपूर से जल्दी करने का आग्रह किया। पिताजी, निशा राव, तनु कुछ फल तोड़ना चाहती है। इधर आइए पापा, यहाँ बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे। चारों बच्चे चिंतित होकर राजेश कपूर के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, चलो चलें। यहाँ संतरे के कई पेड़ हैं और राजेश कपूर को एक ऐसा पेड़ मिला जिस पर सबसे अधिक फल लगे थे। दंपति अपने बच्चों को साथ लेकर उन्हें लेने गए। शेष बच्चे भोजन को पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से उछल नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल जमीन पर गिरे भोजन को ही उठा सकते थे। 1 घंटे के बाद पूरा संतरे का पेड़ नंगा हो गया। राजेश कपूर ने तुरंत उसे रोका और कहा कि वह इसे अब और न उठाए। श्रीमती शाह ने ये सब जियांग मिंग के बैग में रख दिया। कोई बात नहीं, उनके सारे बच्चे शहर में रहते हैं। आमतौर पर कोई इन्हें खाता नहीं, वे कभी कभार शहर से इन्हें खरीद लेते हैं। उनके बदसूरत रूप से मूर्ख मत बनो, वे प्यारे हैं। ये सभी पुराने पेड़ों से आते हैं। और चकोतरा, मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का है, इसका छिलका हरा है और आकार में छोटा है। मैंने 3 चुने और उन्हें ले गया। ये भी स्वादिष्ट, कुरकुरा और मीठा है। वह बात करते करते खेत में चला गया। श्रीमती शाह और जिग्नेश शाह दोनों ने कुदालें ली और जमीन खोदकर शकरकंद निकालने लगे। पड़ोस के पास ही खेतों में किसी ने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। मैं श्रीमती शाह को जानता हूं और वे एक दूसरे को नमस्कार करती हैं। ओह, क्या दामाद मदद करने के लिए वापस आ गया है? हाँ, मैंने कुछ दिनों तक मदद की और जमीन का आखिरी टुकड़ा खोदने का काम पूरा किया। आपके पति को पेड़ लगाने में कितना समय लगता है? मुझे नहीं पता। मीरा शर्मा बच्चों को खेलने और खेतों की सैर कराने के लिए बाहर ले जाती हैं। श्रीमती शाह मुस्कुराईं और बोली, आपकी पत्नी कभी कभी बच्ची जैसी दिखती है। राजेश कपूर को बस खोदे गए शकरकंदों को एक साथ ढेर करना था। वह ऐसी ही है, एक बच्चे की तरह जिज्ञासु। श्रीमती शाह ने आह भरते हुए कहा, देहात पहले बहुत चहल पहल भरा रहता था, लेकिन अब यह वीरान है। यहाँ सिर्फ त्योहारों के समय ही रौनक रहती है। बच्चे 2 घंटे तक खेलते रहे। यदि आप कभी कभी कीचड़ वाली जमीन पर गिर भी जाएं तो आपको ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी। कुछ ही देर में बच्चे गंदे मिट्टी के बच्चों में बदल गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऑनलाइन बच्चों की देखभाल करने वाली माताओं और ग्रामीण इलाकों में बच्चों की देखभाल करने वाले दादा दादी की तुलनात्मक तस्वीरें मौजूद हैं। अभी तो सिर्फ एक सुबह ही हुई है और हम अभी भी मीरा शर्मा की निगरानी में हैं। यह अभी भी इस तरह हो सकता है। ऐसा लगता है कि पर्यावरण वास्तव में लोगों को बदल देता है। ये सुनकर कि वे वापस जा रहे हैं, राजेश कपूर ने अपना काम रोक दिया।
बच्चों को बुलाकर थोड़ा सा सफाई कर लें। क्या आज तुम्हें मज़ा आया? सभी बच्चों ने सिर हिलाकर कहा, खुश। राजेश कपूर मुस्कुराए, बस खुश रहो। चलो वापस चलते हैं। जब मैं घर पहुंची तो मैंने बच्चों के चेहरे और हाथ धोए और उनके गंदे कपड़े बदले। थोड़ी सफाई के बाद ये फिर से एक साफ और सुंदर छोटा बच्चा बन जाता है। मीरा शर्मा ने भी अपने कपड़े बदले। राजेश कपूर ने ही दोबारा खाना बनाया। चावल पकने के बाद सब्जियां तली गईं। श्रीमती शाह ने कहा, आज दोपहर को शकरकंद वापस ले आओ और मामला सुलझ जाएगा। मेरे साथ कई यात्राएं करने के लिए धन्यवाद। जिग्नेश शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुश्किल नहीं है। कब तक लौटेगी? जिग्नेश शाह ने एक क्षण सोचा और कहा, एक रात और आराम करो और कल सुबह वापस चले जाओ। अच्छा, दोपहर। मीरा शर्मा बच्चों को पहाड़ों में खेलने के लिए ले गईं। श्रीमती शाह ने बैग छीन लिया। धन्यवाद। जिग्नेश शाह और मैं इन शकरकंदों को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बच्चों को पहाड़ों पर घुमाने ले जाओ। राजेश कपूर ने अपने शरीर पर लगी धूल झाड़ दी और बच्चों तथा मीरा शर्मा को पहाड़ पर ले गए। शिशुओं की शारीरिक शक्ति उन्हें अधिक दूर तक चलने से रोकती है। उसके पास पहाड़ से नीचे उतरने के लिए 3 सिर और 6 भुजाएं नहीं थीं। ग्रामीण इलाकों में पहाड़ों के बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन हवा अच्छी है। राजेश और मीरा शर्मा बच्चों के पीछे पीछे चले। उन्हें पूरे रास्ते कूदते हुए देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। अंततः बच्चे चल नहीं सके। सड़क किनारे खेलने के लिए छोटे छोटे पत्थर उठाते हुए 10 मिनट बाद जिग्नेश शाह ने वीडियो कॉल करके पूछा कि वे कहाँ हैं। आगे बढ़ो, सड़क पर एक मोड़ है, लगभग 200 मीटर बाएं मुड़ो। मैं वहां कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अच्छा। जिग्नेश शाह डिलीवरी ट्राईसाइकिल चला रहे थे। क्या आप अंदर आएंगे? मैं आपको घुमाने ले चलूंगा, शहर घुमाकर दिखाऊंगा। बच्चे बस में चढ़ने के लिए दौड़े और राजेश ने उन्हें एक एक करके उठाया। सूरज चमक रहा है और रास्ते का दृश्य बहुत सुंदर है। राजेश और मीरा शर्मा दोनों ओर बैठे थे और बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखे हुए थे। वे रेलिंग को पकड़े हुए हरे भरे पहाड़ों और साफ पानी को देख रहे थे और बेहद खुश थे। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हम शहर पहुंच गए। माँ ने कहा कि आज एक समारोह है, इसलिए मैं तुम्हें टहलने ले चलती हूँ। ये स्थान अभी भी बहुत जीवंत है। यहाँ सभी प्रकार की चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बच्चों, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? यह एक बूढ़े आदमी द्वारा बुना गया एक छोटा सा कीड़ा निकला और यह बहुत उज्जवल लग रहा था। विहू बहुत बहादुर था और बिल्कुल भी डरा नहीं। वह देखने के लिए पास भी आया। अन्य बच्चे भी नीचे बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। अवी ने पूछा, क्या ये हिलेगा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ में लेकर खेल रहा था और भारी लहजे में बोल रहा था, डरो मत बच्चे, इस चीज को हिलाओ मत, यह मर चुकी है। देखो, ये सब नकली हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है या नहीं तो अपने माता पिता से इसे खरीदने के लिए कहो। तुम में से हर कोई खेलने के लिए एक खरीद सकता है। राजेश कपूर ने नीचे बैठकर पूछा, दादाजी आप इसे कैसे बेच रहे हैं? $15 प्रत्येक। राजेश ने प्रत्येक बच्चे के लिए 3 पिंजरे और 6 छोटे पिंजरे खरीदे जो बहुत प्यारे थे। बूढ़े आदमी ने देखा कि उसके पास कितने बचे हैं। क्या आप ये सब खरीदना चाहेंगे? मेरे पास सिर्फ यही बचे हैं। मैं इसे तुम्हें सस्ते दामों पर बेच दूंगा ताकि मैं अपना सामान पैक कर सकूं और घर जा सकूं। ठीक है। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपना बैग पैक करके घर चला गया। जिग्नेश शाह ने 3 पैनकेक खरीदे। आप ये पैनकेक ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। मीरा शर्मा ने एक निवाला खाया और पाया कि इसका स्वाद अच्छा था। राजेश ने भी सोचा कि यह ठीक है। सभी बच्चे बड़ों के हाथों में रखे पैनकेक को लालच से भरे मुंह से घूर रहे थे। विहू ने पूछा, पापा मम्मी क्या ये स्वादिष्ट है? इसका तात्पर्य ये प्रतीत होता है इसे केवल स्वयं मत खाए, वे भी इसे चाहते हैं। राजेश कपूर ने कुरकुरे खोल को खाया। इसके अंदर भराई होती है तथा इसका नरम भाग बच्चों के खाने के लिए होता है। बाजार में हर जगह चहल पहल है। राजेश कपूर भी बहुत खुश थे। उन्हें यहाँ अपनापन सा महसूस हुआ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपना बचपन वापस लौट आया हूँ। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, 6 सदस्यों वाला परिवार बाजार के मध्य में पहुँच चुका था। आसपास कई दुकानें हैं, कुछ कृषि उत्पाद बेच रही हैं, कुछ विभिन्न सब्जियां और फल बेच रही हैं, कुछ फल बेच रही हैं और कुछ उबले हुए बन बेच रही हैं।
ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें राजेश ने पहले भी देखा है, लेकिन वह उनका नाम नहीं बता सकता। राजेश कपूर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। मैंने एक बूढ़े आदमी को सामान से भरी एक छोटी गाड़ी को धकेलते हुए देखा। वह अपने बचपन के दिनों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया, जब उसके पिता को हर दिन काम करने के लिए शहर जाना पड़ता था। कभी कभी मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन ले आता था। देश का बाजार बहुत बड़ा नहीं था और अंत तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चीनी नववर्ष के दौरान यहाँ चहल पहल होनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ बहुत शांति है। राजेश कपूर ने आसमान की ओर देखा और कहा, चलो वापस चलते हैं। शाम को भोजन के बाद मूल योजना कल सुबह निकलने की थी, लेकिन राजेश ने मौसम का पूर्वानुमान देखा तो उसमें बारिश होने की बात कही गई थी। बस रात को रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ। श्रीमती शाह बर्तन धो रही थीं, तभी जिग्नेश शाह कुछ पैसे लेकर आए। इसे सीधे श्रीमती शाह की जेब में डाल दो। तुम क्या कर रहे हो बच्चे? माँ, ये पैसे रख लो। चीनी नववर्ष के दौरान जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम तुम्हें और दे देंगे। शिकायत मत करो, ये बहुत कम है। अगर हमारे पास और होगा तो हम तुम्हें ज़रूर और देंगे। श्रीमती शाह ने आह भरी। लेया हमारी एकमात्र संतान है, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि हमें आपसे पैसे मांगने की ज़रूरत पड़े। इसे अपने और लियर के लिए रखो और एक अच्छा जीवन जियो। माँ, ये सुनकर राजेश कपूर चुपचाप आंगन में चले गए। यार्ड में श्री शाह सामान को कार में रख रहे थे। इसमें संतरे, शकरकंद, मूंगफली, मकई का चोकर, गोभी, लहसुन के अंकुर आदि शामिल हैं। वहाँ नए चावल के 2 बड़े सांप की खाल के थैले भी थे। संक्षेप में, जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने उसका एक हिस्सा राजेश कपूर और जियांग मिंग के लिए तैयार कर लिया। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हमारे घर में तो बस यही सब है। इनसे घृणा मत करो। किसी और दिन मेरे घर आओ और खेलो। जाने से पहले मैंने आंगन में खड़े 2 वृद्ध लोगों को देखा जो जाने को तैयार नहीं थे। जिग्नेश शाह को बहुत असहज महसूस हुआ। राजेश कपूर और मीरा शर्मा अपने माता पिता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। हम रात 8 बजे रवाना हुए और जिग्नेश शाह को रात 10:30 बजे घर ले आए। रोशनी शाह ने सो रही चित्रा बंसल को गले लगाया और कहा, धन्यवाद। राजेश कपूर ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अपने चाचा और चाची को धन्यवाद देना चाहिए। जिग्नेश शाह ने सामान उठाया और कहा, सड़क पर सावधान रहना। पहुंचते ही मुझे संदेश भेज देना। विला में लौटकर उसने अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चों को देखा। राजेश कपूर को ऐसा महसूस हुआ कि वह उन्हें जगा नहीं सकते। प्रिय, उठो, हम यहाँ हैं। पत्नी मीरा शर्मा जाग गईं और बोली, हम आ गए। दोनों ने बच्चे को गोद में लिया और वापस ऊपर सोने चले गए। मीरा शर्मा नहाने चली गईं, जबकि राजेश कपूर कृषि उत्पाद रसोई में रख गए। तभी सिस्टम की आवाज़ बजी। काटना। चूंकि मेज़बान बच्चे को जीवन का अनुभव कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लाया था, इसलिए उसे अस्थि शोधन की गोली इनाम में दी गई। नोट: प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 3 क्लींजिंग पिल्स ही ले सकता है। 3 लेने के बाद आपका शरीर मानव स्वास्थ्य की सीमा तक पहुंच जाएगा। अगले दिन सूरज हमेशा की तरह उगता है। दिन बिना किसी घटना के बीत गए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि राजेश को लगता है कि वह फिर से सुंदर हो गया है। विशेष रूप से बाल अधिक चिकने होते हैं, त्वचा अधिक गोरी होती है तथा चेहरे की विशेषताएं अधिक गहरी और त्रिआयामी होती हैं। मैं पूरी तरह से ताकत से भरा हुआ महसूस करता हूं और मेरा शरीर हल्का महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा शरीर बहुत लंबा हो गया है। मीरा शर्मा ने भी राजेश कपूर में बदलाव देखा। मुझे लगता है कि मेरे सामने खड़ा आदमी सामान्य से थोड़ा अलग है, लेकिन ये कहना कठिन है कि इसमें क्या अंतर है। इससे वह बस शर्मा जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या गलत? मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की त्वचा को गौर से देखा और ईर्ष्या से कहा, देखो, तुम अपनी त्वचा की देखभाल नहीं करते और सिर्फ चेहरे पर क्लींजर लगाते हो। आपकी त्वचा दिन प्रतिदिन बेहतर क्यों होती जा रही है? राजेश कपूर ने अनजान बनने का नाटक किया और अपना चेहरा छुआ। सच में, मुझे कैसे पता नहीं चला? मीरा शर्मा ने फिर पूछा, तुम्हारे ऊपर खुशबू पहले से भी ज्यादा तेज है। मैं सचमुच राजेश कपूर की गंध नहीं सूंघ सकता। इससे पहले मीरा शर्मा ने बताया था कि उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी।
उसने सोचा कि यह कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की गंध है और उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मीरा शर्मा ने देखा कि राजेश कपूर के शरीर पर खुशबू ज़्यादा तेज थी। मैंने घर पर कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट से भी इसकी तुलना की। मुझे पता चला कि यह राजेश कपूर की अपनी खुशबू थी। ये हल्का है और एक आकर्षक इत्र की तरह खुशबू आ रही है। शीर्ष नोट हल्का है, जिससे उसे आरामदायक और तनाव मुक्त महसूस होता है। हृदय के नोट समृद्ध, उदासीपूर्ण और स्वप्निल सुगंध वाले हैं जो बहुत ही अनोखे हैं। बेस नोट्स में लंबे समय तक चलने वाली सुगंध होती है जो अविस्मरणीय होती है। सचमुच मुझे नहीं पता। मीरा शर्मा भी असमंजस की स्थिति में थी, सिवाय कभी कभार अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने के। राजेश एक ऐसा व्यक्ति है जो इत्र को छूता भी नहीं, तो फिर उसके शरीर पर खुशबू कहाँ से आती है? भूल जाओ, अगर मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता तो भूल जाओ। प्रिय, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, अलविदा माँ, अलविदा बच्चों। राजेश अपनी सारी ऊर्जा अपने बच्चों को समर्पित करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और वे पहले की तुलना में अधिक समझदार हो गए हैं। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। न्यू मार्केट रोड पर स्थित दुकान का नवीनीकरण किया गया है और यह बहुत अच्छी लग रही है। अगला कदम सामान खरीदना है। जब दुकान का नवीनीकरण किया जा रहा था, तभी दोनों ने तय कर लिया था कि क्या सामान खरीदना है। अरुण कुमार माल की सोर्सिंग के लिए जिम्मेदार हैं। उसने कुछ बड़ा काम किया। अरुण कुमार स्टोर में ब्रांड के सप्लाई के पास गए। अपना स्वयं का बच्चों के कपड़ों का ब्रांड बनाना। इस ब्रांड का नाम लिंस चिल्ड्रेंस वियर है। कोई भी ब्रांड मूल्य अंतर से लाभ नहीं कमाता है, इसलिए वे अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा हमें ई-कॉमर्स में भी शामिल होने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रांड एक साथ प्रकाशन करते हैं, इसलिए मूल रूप से नियोजित उद्घाटन समय को बार बार स्थगित किया गया। दुकान आपकी अपनी है, आपको केवल पानी और बिजली का भुगतान करना होगा, कोई किराया नहीं, इसलिए आप इसे वहन कर सकते हैं। दिसंबर के मध्य तक अरुण कुमार को नमूने मिल गए और वे जल्दी से मुंबई पहुंच गए। भैया भाभी, देख लो, यह उसी निर्माता द्वारा बनाया गया है जिसका ब्रांड हमने पहले बेचा था। कारीगरी की गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है। नमूने देखिए। उनका लक्षित दर्शक वर्ग 1 महीने से 3 वर्ष की आयु के शिशु हैं। ये सभी शैलियां पहले ही बिक चुकी थीं और इन्हें ग्राहकों की प्रतिक्रिया और पसंद के आधार पर बनाया गया था। मीरा शर्मा बहुत संतुष्ट थीं। राजेश कपूर को भी अच्छा लगा। इस बार तुमने अच्छा काम किया। अरुण कुमार ने हंसते हुए कहा, अगर मेरे भाई का वित्तीय सहयोग न होता तो ये सब इतनी आसानी से नहीं हो पाता। वे एक बड़े निर्माता हैं जो कई ब्रांडों का उत्पादन करते हैं। अगर यह बॉस राजेश कपूर न होते जिनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन से अधिक है, फैक्ट्री के लोग उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। सर्दियों के कपड़ों की कई शैलियां हैं। शिशु शरद ऋतु के कपड़े, शरद ऋतु पैंट, स्लीपिंग बैग, बनियान, स्वेटर, जैकेट, डाउन जैकेट आदि, ये सभी मूल बातें हैं। शिशु लड़कियों के लिए कपड़ों की और भी अधिक शैलियां उपलब्ध हैं। अकेले स्कर्ट के कई प्रकार हैं। अरुण कुमार, राजेश और मीरा शर्मा कई सप्ताह से कपड़ों की शैलियों का चयन कर रहे हैं। प्रमुख ऐप्स पर बिक्री शैलियों की जांच करें। अंततः धूल जम गई। एक बार जब निर्माता द्वारा उत्पाद तैयार कर लिया जाता है और माल आ जाता है, तो हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एक बार पैसा मिल जाए तो निर्माता उन्हें माल की आपूर्ति में प्राथमिकता देगा। 10 दिन में उन्हें माल की पहली खेप मिल जाएगी। पलक झपकते ही नया साल नजदीक आ रहा है। माल की पहली खेप आ गई है। अंजू बंसल को मुख्य स्टोर से स्थानांतरित कर दिया गया तथा 2 सेल्स क्लर्कों को नियुक्त किया गया। माल के इस बैच का मोटे तौर पर निरीक्षण करने और उसे स्वीकार करने में 2 रातें लग गईं। नए साल के दिन खोलने का निर्णय लिया गया। दूसरी ओर फीनिक्स का नवीनीकरण कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। इस अवधि के दौरान हम सीटें खरीद रहे हैं, जो हमारी योजना के अनुरूप है। नए साल के दिन खुल रहा है। जब माल की पहली खेप पहुंची तो अरुण कुमार ने ऊंचे वेतन पर एक ऑनलाइन मार्केटिंग टीम नियुक्त कर ली। ऐसा कहा जाता है कि ऐप पर कई स्टोर की योजना उनकी टीम द्वारा बनाई जाती है। रिया एक मॉडल बन गई और ऑनलाइन स्टोर से कपड़े पहनने लगी। क्रैक 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 वे चटकते हैं और ताली बजाते हैं। राजेश और अरुण कुमार के विचारों के अनुसार टीम ने स्टोर का डिज़ाइन तैयार किया और इसका नाम रखा हाउस ऑफ क्वाड्रुप्लेट्स।
कई ऑपरेशनों के बाद इसे आधिकारिक तौर पर 2 प्रमुख घरेलू ऐप्स पर लॉन्च किया गया। इसी समय 4 पेशेवर ग्राहक सेवा महिलाओं की भर्ती की गई। कार्गो पर थोड़े समय के प्रशिक्षण के बाद मैंने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया। कार्यालय रॉयल रेजिडेंसी में स्थित है। राजेश कपूर का पहला घर। लिविंग रूम को 2 बेडरूम के साथ एक कार्यशाला में परिवर्तित कर दिया गया, जहां 4 ग्राहक सेवा महिलाएं सोती हैं। भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है तथा उपचार भी बहुत अच्छा है। ग्राहक सेवा के साथ अगला कदम लॉजिस्टिक्स का है। संयोगवश समुदाय के बाहर 3 एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनियां हैं। अरुण कुमार ने उनके साथ एक सहयोग समझौता किया। व्यस्त रहने के बाद अरुण कुमार ने पूरे 10 किलोग्राम वजन कम कर लिया। लोग विशेष रूप से उत्साहित हैं। नए साल के पहले की रात अरुण कुमार अपने माता पिता और राजेश कपूर के परिवार को लेकर आए। हमारे एनलान स्टोर पर पहले से ही नव वर्ष की शुभकामनाएं मनाएं। इस घटना के बाद सभी लोग अरुण कुमार को नए सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अरुण कुमार मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस एक काम करने वाला लड़का हूँ। मैं सारा शारीरिक काम करता हूँ। अगर मुझे भाई फैंग का समर्थन न मिलता तो कौन परवाह करता कि मैं कौन हूँ। मुझे बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। आखिरकार आज के समय में पैसा चीज़ों को आसान बना देता है। यदि पैसा उपलब्ध हो तो क्या चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। प्रिया ने धीरे से कहा, आखिरकार तुमने विनम्र होना सीख लिया लड़के। अरुण कुमार ने गंभीरता से कहा, सचमुच मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वे बड़ी फैक्ट्रियां केवल नियमित ग्राहकों, अच्छी पृष्ठभूमि वाले ग्राहकों और शक्तिशाली ग्राहकों को ही सेवा प्रदान करती हैं। एक ऑर्डर कई मिलियन का होता है। सबसे छोटा ऑर्डर भी लाखों का होता है। जिस व्यक्ति ने मुझे प्राप्त किया उसने हमारी स्थिति के बारे में जानने के बाद मुझसे एक बार मुलाकात की और उसके बाद मुझसे कभी बात नहीं की। अंत में मुझे अस्वीकार कर दिया गया। मेरे पास भाई फैंग की योग्यता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब प्रिया ने ये सुना तो वह उत्सुक हो गई और उसने पूछा, आपने ये कैसे किया। अरुण कुमार ने हंसते हुए कहा, भाई फैंग ने बैंक में ब्लैक गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बैंक से इसे प्रोसेस करने को कहा। जब प्रभारी व्यक्ति ने डेटा देखा तो उसका रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। वह एक औरत से भी ज्यादा भावपूर्ण है। जब उसने मुझे देखा तो वह इतनी गर्मजोशी से मुस्कुराया मानो वह अभी से मेरा सच्चा भाई बन जाना चाहता हो। इसलिए बाद में किसी समझौते पर पहुंचना कठिन नहीं था। प्रिया ने अंगूठा दिखाया और कहा, तुम अच्छे हो बच्चे, बुरे नहीं हो, अच्छा काम करते रहो। प्रिया की तारीफ सुनकर अरुण कुमार हंस पड़े। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कल नववर्ष का दिन है। राजेश अपने बच्चों को उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए साथ लाएंगे। अरुण कुमार थोड़े अंधविश्वासी हैं और उनका मानना है कि चारों खजानों से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक आप उन्हें स्टोर में लाते रहेंगे वे एक जीवंत साइन बोर्ड और बिक्री के राजा बन जाएंगे। तो नए स्टोर के उद्घाटन का स्वागत करने के लिए राजेश कपूर विहू को स्टोर पर ले गए। सुबह सुबह ही आग गुब्बारे स्थापित कर दिए गए और फूलों की टोकरियां एक के बाद एक वितरित कर दी गईं। 9 बजे के बाद क्वाड्रुप्लेक्स हाउस आधिकारिक तौर पर खुल गया। राजेश और मीरा शर्मा दरवाजे पर खड़े होकर पर्चे बांट रहे थे। चारों खजांची एक पंक्ति में खड़े होकर पर्चे बांट रहे थे, जो बहुत सक्रिय था। परिवार का रूप रंग आकर्षक है और सभी बच्चे बहुत मासूम और प्यारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विहू और तनु दोनों में ही बहुत अच्छी व्यावसायिक सूझबूझ है। जो भी पास से गुजरे उसका विनम्रता से अभिवादन करें। आंटी, हमारे पास यहाँ बहुत सारे सुंदर कपड़े हैं। वाह, छोटा भाई कितना प्यारा है। आंटी, क्या आप उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहेंगी ताकि वह उनमें और भी अच्छा लगे। चाचा, आप बहुत सुंदर हैं। क्या आप कुछ कपड़े खरीदना चाहेंगे? वे बहुत अच्छे हैं। उपरोक्त तनु के मीठे शब्दों की बौछार है। जहां तक विहू की बात है, हालांकि उसका मुंह मीठा नहीं है पर वह मेहनती है। वह एक छोटी मधुमक्खी की तरह बहुत सक्रिय होकर पर्चे बांटते हुए इधर उधर दौड़ता रहा। अभी जीवंत नहीं है और अच्छी बातें कहना नहीं जानता। मैं केवल परिश्रमपूर्वक पर्चे वितरित कर सकता हूँ। जहाँ तक 3 खजानों का प्रश्न है, मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। मैंने तुम्हें फ्लायर्स दे दिए हैं, चाहे तुम उन्हें चाहो या नहीं, बस इतना ही। वहाँ से गुजरने वाले लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि आसपास की दुकानों के कर्मचारी भी दरवाजे पर खड़े होकर इस चहल पहल को देख रहे थे।
बच्चे अपने ब्रांड के कपड़े पहनते हैं जिससे बिक्री पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कपड़ों की गुणवत्ता वास्तव में उत्कृष्ट है। ये शैलियाँ जनता में भी लोकप्रिय हैं। सुबह तक दुकान में 2/3 कपड़े बिक चुके थे। याद रखें, ये केवल एक सुबह है, लेकिन वर्तमान स्टोर पूरे 300 वर्ग मीटर का है। कपड़ों के अलावा बहुत सी अन्य चीज़ें भी बेची गईं। अरुण कुमार ने ई-कॉमर्स ऐप के होम पेज पर बच्चों की बिक्री का वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की। ऑनलाइन बिक्री आसमान छू रही है। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। बच्चों ने अपने लंच बॉक्स से खाना खाया, जबकि वयस्कों ने बाहर से मंगाया। भाई फेंग, आप थोड़ी देर बाद क्यों नहीं चले जाते? दोपहर में लोगों का एक और तांता लगेगा। क्योंकि आज नववर्ष की छुट्टी है, इसलिए सबसे अधिक भीड़ दोपहर में होगी। जब तक बच्चे आरवी में जागे, तब तक दोपहर के 3:30 बज चुके थे। लोगों का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता गया। सौभाग्य से अरुण कुमार ने पहले ही अंजू बंसल को सामान तैयार करने के लिए कह दिया था, इसलिए अब हम खरीदारी करने जा सकते हैं। दोपहर में तो माहौल और भी अधिक जीवंत हो गया, क्योंकि चारों बच्चे प्रसिद्ध हो गए। राजेश ने बच्चों से कहा कि वे कैशियर काउंटर पर बैठें और इधर उधर न भागें, क्योंकि दुकान में बहुत अधिक ग्राहक थे। विहू ने श्रेय लेने के लिए पूछा, पिताजी, क्या विहू कमाल है? राजेश ने उसे अंगूठा दिखाया। न केवल 4 खजाने अद्भुत हैं, बल्कि आप लोग भी अद्भुत हैं। बच्चे खुशी से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि वयस्कों के लिए कुछ कर पाना बहुत संतुष्टिदायक है। शाम को लगभग 5 या 6 बजे वहां और भी अधिक लोग आ गए। आज नववर्ष है और मेरठ में दुकानें भी खुली हैं। इसलिए जब राजेश कपूर मेरठ लौटने के लिए निकले तो रात के 8 बज चुके थे। जाने से पहले राजेश ने कहा, मैं 2 दिन मेरठ में रहूंगा। कृपया दुकान का ध्यान रखना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। अरुण कुमार ने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करना भाई फेंग, मैं इतना व्यस्त था कि पहले ही यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, इस स्टोर में मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। तो फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाओ और वहां पहुंचकर मुझे फ़ोन करो। बनना। जब हम मेरठ के जुहू विला पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। मीरा शर्मा और बच्चे सो गए हैं। वह कमरे में गया और बच्चे तथा वयस्कों के लिए बिस्तर लगा दिया। तो मीरा शर्मा को जगाओ। उन दोनों ने बच्चों को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। सारी परेशानी के बाद राजेश ने अपने माता पिता को फ़ोन किया और अरुण कुमार को संदेश भेजा। मैंने जतिन कपूर और अरमान को एक और संदेश भेजा, ये सब करो। जब वह बिस्तर पर लेटा तो रात के 1 बज चुके थे। स्टोर में अरमान और जतिन कपूर ने एक वीडियो भेजा। प्रारंभिक चरण में प्रचार बहुत गहन था। प्रचार के लिए फीनिक्स में चारों ओर विज्ञापन वितरित करें और बैनर लगाएं। यहोवा के अंदर एक एलईडी स्क्रीन है और यहोवा भी प्रचार में सहयोग कर रहा है। अतः नए साल के दिन शाखा का कारोबार बहुत अच्छा रहा। ये कितना अच्छा है। वहाँ भीड़ थी और हमें कतार में लगना पड़ा। अगले दिन देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी ठीक समय पर घर पहुंचे जब बच्चे जाग गए थे। अरे मेरे छोटे पोते, क्या तुम्हें दादी और दादाजी की याद आती है? मेरे प्यारे प्यारे, मैंने उन्हें 1-2 महीने से नहीं देखा है। वे थोड़े बड़े हो गए हैं। हमारी प्यारी रिया को देखो, सोफे पर लेटी हुई है। क्या वह अभी भी सो रही है? दंपत्ति अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे जबकि राजेश रसोई में नाश्ता बना रहा था। मीरा शर्मा अभी भी सो रही थीं। पिताजी, माँ, क्या आप खाना चाहेंगे? नहीं, हम खाना खाकर यहाँ आए हैं। अब नाश्ते में राजेश बच्चों को ताज़ा दूध और घर पर बनी अंडे वाली ब्रेड देते हैं। ये सब आरवी में ही तैयार होते हैं। बस इन्हें गरम करके बच्चों को दे दीजिए। आओ, दादी तुम्हें हाथ धुलवाने ले जाएंगी। राजेश ने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया। बस थोड़ा दूध पी लो, थोड़ी रोटी खा लो और एक तला हुआ अंडा खा लो। सुनीता कपूर बच्चों के साथ बाहर आई। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वे अब छोटे वयस्कों की तरह हैं, जिया ओवन से अधिक समझदार। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा व्यर्थ नहीं थी। रेफ्रिजरेटर में कोई भोजन नहीं था, इसलिए वे बहुत सारे फल, सब्जियां, चिकन, बतख, मछली और मांस लाए। माँ और पिताजी, आप दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहेंगे? सुनीता कपूर अपने पोते को चिढ़ाते हुए कह रही थी, तुम देखो और करो, मैं जो चाहूंगी करूंगी। देवेंद्र कपूर ने पूछा, इस बार कितने दिन रुकोगे? राजेश कपूर ने दोपहर का भोजन तैयार किया और कहा, 2 दिन, मैं स्टो और रूई जी ड्राइविंग स्कूल जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा।
देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा, और अपनी पत्नी के साथ अपने पोते का मनोरंजन किया। उन्होंने अपने दादा दादी को अपनी ग्रामीण यात्रा के बारे में बताया। विहू ने अपने हाथों से इशारा किया, हमने एक बहुत बड़ा मोटा सूअर देखा। इतना बड़ा, इतना बड़ा। सुनीता कपूर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनका अभिनय कौशल बिल्कुल सटीक था। सच में, तुमने इतना बड़ा सूअर कहाँ देखा? जब विहू खुश होता है तो वह बोलते समय सांस फूलने की आवाज निकालता है। मेरे दोस्त के घर पर। तनु आई और बोली, ये चित्रा बंसल की दादी का घर है। हमने तो घोंघे भी देखे। सुनीता कपूर ने बहुत सहयोग किया। घोंघा, ये कैसे दिखते हैं? विहू ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उत्तर देने का प्रयास किया। ये छोटा है और सुंदर भी नहीं है। दूसरा बच्चा, जो आगे बढ़ने और पूरक करने में माहिर है, बोला, ये बहुत छोटा है। ऊपर एक छोटा सा घर है। ये बहुत धीरे धीरे रेंगता है। अवि ने अंततः बीच में टोककर कुछ कहा। ये चट्टान की एक दरार से निकलकर बाहर आया। सुनीता कपूर ने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने पहले कभी दुनिया नहीं देखी हो और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। तो ये घोंघा दिखता है। दादी ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। क्या आप किसी दिन मुझे घोंघे दिखाने ले चलेंगे? बच्चों ने सिर हिलाया। अगली बार मैं दादी से कहूंगा कि वे इसे मेरे साथ देखें। सुनीता कपूर ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अगर दादी तुम्हारे साथ न होती तो क्या होता? रिया, जो चुप रही थी, बोली, वीडियो बनाओ और दादी को दिखाओ। सुनीता कपूर ने रिया का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, यह एक अच्छा विचार है। दादी को ये पसंद है। मीरा शर्मा आंखें मलते हुए नीचे उतरी और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। वह भोजन कक्ष में स्तब्ध होकर बैठी रही और उसने ये ध्यान नहीं दिया कि बैठक कक्ष में और भी लोग थे। राजेश ने नाश्ता दिया और मीरा शर्मा मुस्कुराए और बोली, पतिदेव आप बहुत अच्छे हैं। दिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राजेश कपूर ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुआह। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से बच्चों के साथ हूँ। घर पर मीरा शर्मा का व्यक्तित्व धीरे धीरे बच्चों जैसा होता जा रहा है। राजेश की नज़रों से बचते हुए मैंने लिविंग रूम में देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी को देखा। मीरा शर्मा तुरंत जाग गई, पापा, मम्मी, आप यहाँ हैं? देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, मैं अब उठ गई हूँ। मीरा शर्मा ने जल्दी से बताया, मैं कल रात देर से सोई थी, इसलिए आज मैं थोड़ी देर से उठी। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, जल्दी करो और नाश्ता कर लो, जल्द ही दोपहर का भोजन भी हो जाएगा। मीरा शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और बर्तन धोने चली गईं। हालांकि राजेश कपूर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने न तो हल्के से और न ही जोर से चुटकी काटी। पतिदेव, मेरे माता पिता यहाँ हैं, आप आकर मुझे क्यों नहीं बुलाते? अब वे अपने बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे 11:30 बजे तक सोने दिया। जरा सोचिए, आपका अपना बेटा पूरा दिन घर पर रहकर घर का काम और बच्चों की देखभाल करता है। मेरी बहू प्रतिदिन दोपहर तक सोती रहती है, कुछ नहीं करती, तथा बिना कुछ बचाए सब कुछ खा लेती है। सब लोग हाड़ मांस से बने हैं। अगर मैं होता तो क्या मुझे अपने बेटे पर तरस नहीं आता? राजेश कपूर मुस्कुराए, ऐसा नहीं है कि वे आपसे पहली बार मिले हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि आप किस तरह के इंसान हैं? फिर भी मैं अभी भी उन पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। राजेश कपूर ने उसे समझाया, ठीक है, नाराज मत हो, मेरे माता पिता को इसकी परवाह नहीं होगी। मीरा शर्मा का मुंह इतना कसा हुआ है कि आप उस पर लालटेन लटका सकते हैं। वह रसोई में राजेश कपूर की मदद कर रही थी, उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ झलक रहा था। पत्नी, क्या तुम आज दोपहर माँ और बाकी लोगों के साथ फीनिक्स जाओ? मैं आज दोपहर भाई लुई से मिलने जाऊंगा, ये देखने के लिए कि उनका ड्राइविंग स्कूल कैसा चल रहा है। मीरा शर्मा ने कहा, ओह, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने के लिए फीनिक्स वापस आऊंगा। मीरा शर्मा ने फिर कहा, ओह। दोपहर के भोजन के बाद राजेश कपूर ने देवेंद्र कपूर के लिए अच्छी शराब की कुछ बोतलें निकालीं। देवेंद्र कपूर की आंखें चमक उठीं, ये सभी अच्छी वाइन हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं इसे अपनी मां को सुरक्षित रखने के लिए दे रहा हूं। जब तुम्हें इसे पीने का मन हो तो उन्हें बता देना। देवेंद्र कपूर के चेहरे पर एक पल में मुस्कान जम गई। सुनीता कपूर ने हंसते हुए कहा, हमें यही करना चाहिए।
तुम्हें नहीं पता कि वह अब कितना पीता है। वह सचमुच नशे में है। जब पूरे दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हारे दूसरे चाचा के साथ समय बिताता हूँ, या तो शराब पीता हूँ और ताश खेलता हूँ या मछली पकड़ने जाता हूँ। मैं बहुत आराम से जीवन जीता हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचूंगा। देवेंद्र कपूर ने चुपचाप अपना बचाव करते हुए कहा, मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और मेरे कंधों पर अब कोई बोझ नहीं है। सुनीता कपूर ने पूछा, क्या हुआ? मैं आप पर बोझ नहीं हूँ। देवेंद्र कपूर ने तुरंत समझाया, आप अलग हैं। यह अलग क्यों है? चलो चलो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम जो कहोगे वही होगा। आप कहना चाहते हैं कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम मेरे जीवन का बोझ हो, बाकी जीवन भर के लिए। फक फक करना। मुझे अचानक मेरे माता पिता से प्यार मिला। राजेश कपूर और मीरा शर्मा दोनों असहाय थे। राजेश कपूर, मीरा शर्मा। राजेश बच्चों को झपकी लेने के लिए मनाता है। मीरा शर्मा सुबह 11 बजे तक सोती रहती हैं और अब झपकी नहीं ले पाती। वरना मेरे सास ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सुअर की तरह। मीरा शर्मा ने झपकी नहीं ली और लिविंग रूम में अपनी सास के साथ बातचीत करती रहीं। हाल ही में कपूर परिवार में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हुए सबसे जीवंत निस्संदेह श्रेया कपूर की परेशानियां थीं। वह पहले से ही 4 या 5 महीने की गर्भवती है। वह सोंगी के साथ अपने माता पिता से मिलने गई थी। मुझे अभी पता चला है कि उस व्यक्ति और उसकी पूर्व पत्नी ने अभी तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे बस अलग रह रहे हैं। जब तुम्हारे तीसरे चाचा और चाची को पता चला तो वे इतने क्रोधित हुए कि अस्पताल चले गए। उसने कहा कि वह उसे फिर कभी अपनी बेटी नहीं मानेगी। बताओ, इसमें क्या बड़ी बात है? जब वे बातें कर रहे थे, राजेश नीचे आया और बोला, पत्नी, इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, कमरा तैयार है। अगर आप चाहें तो जाकर थोड़ी देर सो सकती हैं। मीरा शर्मा ऊपर गईं और पूछा, हनी, क्या हो रहा है? राजेश कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। मीरा शर्मा की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम सोना चाहती हो, लेकिन तुम्हें चिंता है कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, इसलिए तुम खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। मीरा शर्मा बहुत दुखी हुई और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। झपकी लेना मेरी आदत बन गई है और मुझे उस समय नींद आती है। राजेश कपूर का हाथ थामे मीरा शर्मा बहुत भावुक हो गईं। पतिदेव, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राजेश कपूर ने आह भरते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। मेरे माता पिता ऐसे लोग नहीं हैं। जैसा है वैसा ही रहने दो। इसे ज्यादा गंभीर मत बनाओ। मीरा शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरे माता पिता दुखी होंगे। उनके बेटों को न केवल घर पर बच्चों की देखभाल करनी होती है, बल्कि अपनी पत्नियों की भी देखभाल करनी होती है, और वे हमेशा घर के आसपास ही रहते हैं। मेरी बहू सारा दिन सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं करती। हालांकि मैं जानता हूं कि वे मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी तुम उनके बेटे हो। वे खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके अपने विचार होते हैं। राजेश कपूर ने आह भरी, भूल जाओ, भूल जाओ। अगर तुम सचमुच ऐसा सोचते हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। हर दिन जब वह बच्चों के साथ झपकी लेने जाता है तो एक निश्चित समय पर राजेश को भी नींद आ जाती है। दोपहर को राजेश कपूर उठे। सुनीता कपूर सो नहीं रही थीं और घर का काम कर रही थीं। माँ, अपने आप को व्यस्त मत करो। हम यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं बस बैठी हुई हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। वैसे क्या आप लोग इस साल चीनी नववर्ष पर मीरा के माता पिता के घर जा रहे हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मीरा को भी उनकी याद आती है। ठीक है, जाने से पहले मुझे बता देना और मेरे द्वारा बनाए गए सॉसेज और बेकन भी ले आना। मीरा की माँ को ये खाना बहुत पसंद है। पिछली बार जब वह आई थी तो उन्होंने मुझसे उनके लिए भी कुछ बनाने को कहा था। उसने कुछ दिन पहले मुझसे इस बारे में पूछा था और कहा था कि वह मुझे मांस के पैसे देगा। मैं कैसे मना कर सकता था? आप बाहर जाना चाहते हैं? राजेश कपूर इन पहले ही प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और अपने जूते बदल चुके हैं। माँ, मैं रूईगे के ड्राइविंग स्कूल की जांच करने के लिए पिताजी की कार चलाने जा रहा हूँ। तुम और मीरा फीनिक्स जाकर देखो। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अच्छा,
राजेश कपूर ने लगभग 40 मिनट तक एसयूवी चलाई और मेरठ के बाहरी इलाके में पहुंचे। प्रणव कपूर कई वर्षों से ड्राइविंग स्कूल में हैं और सारी प्रक्रिया बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चलती रही। कार्यालय उसी दुकान में स्थित है जिसे उसने पहले खरीदा था। प्रशिक्षण मैदान यही है। ये शहर के केंद्र से थोड़ा दूर है, लेकिन ये जगह विशाल है और ड्राइविंग अभ्यास के लिए एकदम सही है। आखिरकार यह एक बड़ी कार है, आप इसे छोटी कार की तरह सड़क पर चलाने का अभ्यास नहीं कर सकते। प्रणव कपूर पहले से काफ़ी पतले हो गए हैं और अधिक ऊर्जावान दिखते हैं। राजेश कपूर, मैं आ रहा हूँ। भाई रूई, मैं धूम्रपान नहीं करता। बच्चा यहाँ नहीं है और आप धूम्रपान नहीं करते। मुझे यह उबाऊ लगता है। प्रणव कपूर उन्हें अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाली कारों को दिखाने के लिए मैदान पर ले गए, जिनमें सेडान भी शामिल थीं। अंदर नई और पुरानी दोनों चीज़ें हैं। पुराना वाला प्रणव कपूर ने अपने कनेक्शन के जरिए खरीदा था। वह 80% नया था और हल्के से पैक किया गया था, जिससे उसे नए जैसा पहचानना मुश्किल था। ड्राइविंग स्कूल में 8 बड़े वाहन प्रदर्शित हैं, जो सभी एकदम नए हैं। घूमने के बाद प्रणव कपूर ने राजेश कपूर से पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, बुरा नहीं है। क्या भाई रूई से मदद मांगने की कोई ज़रूरत है? क्या मैं चीनी नव वर्ष के दौरान आपके लिए भोजन का प्रबंध करूं? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस साल चीनी नववर्ष पर मीरा के माता पिता के घर जाऊंगा। तब देखेंगे कि स्थिति कैसी रहती है। बनना। ड्राइविंग स्कूल से निकलने के बाद मैंने 50 मिनट से अधिक समय तक गाड़ी चलाई और फीनिक्स पहुंचा। पत्नी, तुम कहाँ हो? तीसरी मंजिल पर उस खेल के मैदान का नाम क्या है जहां मैं और बच्चे खेलते हैं? कुछ। तो फिर तुम लोग खेलो, मैं दुकान देख कर आता हूँ। अच्छा। राजेश दुकान पर आया। इस स्थान पर व्यापार अच्छा चल रहा है। वेट्रेस आगे आए और हमारा अभिवादन किया, नमस्ते, कितने लोग हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं आपके बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। वेट्रेस ने कहा, ठीक है। राजेश कपूर को बैठकर चाय पीने के लिए जगह मिल गई। आज राजेश ने वह काला लंबा कोट पहना था जो मीरा शर्मा ने पिछली बार लिंकिंग रोड से खरीदा था। सार और मज्जा की सफाई के 3 दौर के बाद राजेश कपूर की ठंड का प्रतिरोध करने की क्षमता आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। मेरठ में मौसम पहले से ही ठंडा हो रहा है। अंदर लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट पहने और जैकेट भी पहन लें, आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। राजेश दिखने में बहुत सुंदर है, कदकाठी आकर्षक है और व्यवहार भी साफ सुथरा है। आप जहां भी जाएंगे, आप ही केंद्र बिंदु बन जाएंगे। विशेषकर लड़कियां। वे आंखों में सितारे लिए पीछे मुड़कर देखती रहीं। देखो, दुकान में 2 हसीनाएं हैं, सेक्सी और फैशनेबल कपड़े पहने हुए। खाना खाते हुए भी वे मेकअप करना नहीं भूलती। जब राजेश दुकान में आया तो दोनों उसे घूरने लगे। लगभग 2 मिनट तक इंतजार किया। कोई साथी न पाकर उसने निर्णायक कदम उठाया। दोनों छोटी लड़कियां राजेश कपूर के ठीक सामने बैठी थीं। राजेश कपूर, जो वीडियो देख रहे थे, ने ऊपर देखा और कहा, लंबी टांगों वाली सुंदरी, भाई, क्या आप अकेले हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? बड़े स्तनों वाली सुंदरी, हम वैसे भी बोर हो चुके हैं, एक ही टेबल पर बैठ जाएं तो कैसा रहेगा? राजेश कपूर ने शांति से कहा, माफ कीजिए, टेबल शेयर नहीं कर सकते। लंबी टांगों वाली सुंदरी ने सीधे अपना व्हाट्सएप QR कोड दिखाया। क्या हम एक दूसरे को मित्र के रूप में जोड़ें और दोस्त बनाएं? राजेश कपूर ने अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं शादीशुदा हूं। दोनों दंग रह गए। अरे, मैंने तो केवल चेहरा देखा और विवरण पर ध्यान नहीं दिया। लंबे पैरों वाली सुंदरी अपनी आंखों में निराशा नहीं छिपा सकी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, हम तो बस दोस्त हैं। उस हटे कट्टे खूबसूरत लड़की ने सिर हिलाया, अगर तुम शादीशुदा भी हो तो भी तुम्हारे अपने दोस्त हो सकते हैं। राजेश कपूर, क्या इसका कारण यह है कि वह बहुत लंबे समय से बच्चे की देखभाल कर रहा है और समाज से उसका संपर्क टूट गया है? क्या आजकल सभी लड़कियां इतनी लापरवाह हैं? मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है। वह मंद मंद मुस्कुराए और अपने फ़ोन से मीरा शर्मा की एक तस्वीर निकाली। यह मेरी पत्नी है। फोटो में मीरा शर्मा ने घर के कपड़े पहने हुए हैं। बिना किसी मेकअप के उसका नाजुक चेहरा और अत्यंत मधुर मुस्कान ने दोनों लड़कियों को आश्चर्यचकित कर दिया। सहज ईर्ष्या के कारण उन्होंने सोचा कि यह फोटो अवश्य ही फोटोशॉप की गई होगी। लंबी टांगों वाली सुंदरी ने कहा, भाई, आपकी पत्नी सचमुच बहुत सुंदर है।
लेकिन ये फोटो फोटोशॉप की हुई है न? बड़े स्तनों वाली सुंदरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी त्वचा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? और उसके होंठों का रंग देखकर तो यही लगता है कि उसने लिपस्टिक लगा रखी है। लंबी टांगों वाली इस खूबसूरत महिला ने कहा, न केवल इतना ही, बल्कि उनकी हर पलक भी स्पष्ट रूप से उभरी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि वह एक बेहतरीन मेकअप विशेषज्ञ हैं। बड़े स्तनों वाली सुंदरी, और यह नाक जो इतनी सीधी है, क्या ये छाया और हाइलाइट्स के कारण है? दोनों महिलाओं की टिप्पणियों को सुनकर राजेश कपूर थोड़े नाखुश दिखे। यदि आप दूसरों की तरह सुंदर नहीं हैं, तो आपको ये स्वीकार करने का साहस करना चाहिए और हर चीज़ के लिए मेकअप को दोष नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी घर पर कभी मेकअप नहीं करती। लेकिन आप लोग, क्या आप पाउडर या पुट्टी लगाते हैं? आप कितना कॉन्टूर और कंसीलर इस्तेमाल करते हैं? दोनों महिलाओं के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। लंबी टांगों वाली सुंदरी ने दृढ़ता से कहा, आप महिला नहीं हैं, आपको कैसे पता कि वह मेकअप नहीं करती? उस सुडौल सुंदरी ने भी ऐसा ही किया और कहा, हाँ, हो सकता है कि उसने आपकी जानकारी के बिना चुपके से मेकअप किया हो, ताकि यह भ्रम पैदा हो कि वह प्राकृतिक सुंदरी है। लंबे पैरों वाली सुंदरी ने धीरे से कहा, तुम पुरुष हो, हम औरतें औरतों को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ सकती हैं? बड़े स्तनों वाली सुंदरी मुस्कुराए और बोली, ये सही है। हो सकता है कि आपकी पत्नी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। जब वह बोल रहा था, राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को स्टोव में प्रवेश करते और इधर उधर देखते हुए उसे ढूंढते देखा। राजेश कपूर ने घमंड भरी मुस्कान दिखाई। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। राजेश कपूर खड़े हुए और मीरा शर्मा की ओर हाथ हिलाकर कहा, पत्नी, मैं आ गया। मीरा शर्मा बस मुस्कुरा दी, लेकिन जब उन्होंने राजेश कपूर के बगल में दो खूबसूरत महिलाओं को देखा, तो उनकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्योंकि मुझे कक्षाओं में जाना होता है, इसलिए मैं कुछ भी ज़्यादा खुला हुआ नहीं पहन सकती। मीरा शर्मा की वस्त्र शैलियाँ मुख्यतः सरल और सक्षम हैं। जूतों के अलावा बहुत कम परिपक्व ऊंची एड़ी वाली शैलियाँ हैं, उनमें से अधिकांश स्पोर्टी और आकस्मिक शैलियाँ हैं। मीरा शर्मा की गोरी और पतली टांगें स्नीकर्स के साथ कम से कम 1.72 मीटर लंबी हैं। यह ऊंचाई अधिकांश लड़कियों से अधिक है। उसके शरीर से निकलती बर्फीली आभा के साथ वह सचमुच एक हिमशैल सौंदर्य है। दोनों छोटी लड़कियों ने अपना सिर घुमाया और वे उस आभा से इतनी भयभीत हो गईं कि वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। जो फोटो मैंने अभी देखा था, वह अचानक मेरे दिमाग में आ गई। वह मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन अब महिला के साथ वे दो अलग अलग व्यक्ति की तरह हैं। मीरा शर्मा ने शांति से उनकी ओर देखा, पतिदेव, ये दोनों कौन हैं? राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और मुंह फेर लिया। मेकअप बहुत भारी है, व्यक्ति बहुत बदसूरत है, मुझे नहीं पता कि यह कौन है। ये सुनकर दोनों छोटी लड़कियां इतनी क्रोधित हो गईं कि उनकी छाती धड़क उठी और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। अभी जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो पाया कि मीरा शर्मा ने वाकई कोई मेकअप नहीं किया था, यहाँ तक कि लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। आखिरकार वे मेकअप के भी उस्ताद हैं। आप एक नज़र में ही बता सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेकअप किया है या नहीं। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विनाशकारी आघात का सामना करते हुए वे केवल अपमानित होकर बैठ सकते थे। मीरा शर्मा ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। हनी, बुरा नहीं है। राजेश कपूर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप मेरी तारीफ कर रही हैं? मीरा शर्मा की भौहें तन गईं। जरूर। दरअसल अभी जो दो छोटी लड़कियां दिख रही थीं, वे उतनी बदसूरत नहीं थीं जितनी उसने बताई थीं। उसका फिगर अच्छा है, वह ठीक दिखती है और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी आकर्षक है। पुरुषों के लिए यह अभी भी बहुत घातक है। लेकिन राजेश कपूर ने अपने फायदे के लिए इस प्रलोभन का विरोध किया और वह वास्तव में खुश थी। वैसे मीरा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं अभी अभी अपनी दूसरी चाची से मिला। वह और माँ खेल के मैदान में बच्चों को देख रही थी, इसलिए मैंने मौका पाकर उनके पास जाकर उनसे मुलाकात की। असल में मैं राजेश के बिना नहीं रह सकता। मुझे उसकी संगति की आदत हो गई है और जब भी मैं दूर होती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। क्या जियाजुन यहाँ नहीं है? उन्होंने कहा कि यह लगभग आ गया है। काओ काओ के बारे में बोलो और वह प्रकट हो जाएगा। जतिन कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं आ गया। क्या आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। क्या आप कुछ देर के लिए कार्यालय में बैठना चाहेंगे? मीरा शर्मा बोली, तो फिर आप लोग व्यस्त हो जाए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी।
यहाँ एक कार्यालय है और इसके अलावा एक साधारण बिस्तर भी है। कभी कभी शालिनी कपूर अपने बच्चे को उसके पास ले आती थी ताकि जब बच्चा थक जाए तो उसे सोने के लिए जगह मिल जाए। मुंबई कैसी है? राजेश कपूर ने शांति से कहा, सब कुछ सामान्य है। मैंने आपका नया स्टोर खुलते देखा है और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बार अपना खुद का ब्रांड बनाने में सक्षम हूँ। इसका श्रेय अरुण कुमार को जाता है। इस वर्ष वह तेजी से आगे बढ़ा है और अब अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम है। जतिन कपूर मुस्कुराए और बोले, आप लोगों को परखने में हमेशा सही होते हैं। बातचीत के दौरान जतिन कपूर ने सोंगी का जिक्र किया। कुछ समय पहले उसने मुझसे 100,000 रुपये उधार मांगे थे। मैंने उसे उधार नहीं दिए और जियाउलान फिर से मेरे पास आ गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह सचमुच पीछे की ओर जा रही है। वह आदमी बहुत पाखंडी है। कुछ देर तक जतिन कपूर की शिकायतें सुनने के बाद राजेश कपूर को लगा कि देर हो रही है। मैं जा रहा हूँ। रात के खाने के लिए रुको। नहीं, मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ और फिर वापस मुंबई आऊँगा। इतनी जल्दी? मीरा की कल क्लास है। जब उसका स्कूल बंद होगा तो मैं उसे नए साल का जश्न मनाने के लिए उसके माता पिता के घर ले जाऊंगा। ये सही है, अब जाने का समय हो गया है। मीरा 2 साल से ज़्यादा समय से घर नहीं आई है। इस बार मैं उसके साथ कुछ मज़ा करने वाला हूँ। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो हम भाई मिलकर मिलेंगे। आपको कम से कम नए साल की पूर्व संध्या पर वापस आना होगा। जतिन कपूर ने राजेश कपूर को बाहर देखा। खेल के मैदान के रास्ते में मेरी मुलाकात बच्चों से हुई। हर कोई अपने हाथों में एक खिलौना पकड़े हुए था और उसे दिखाने के लिए दौड़ रहा था। पिताजी, ये वही छोटी राजकुमारी है जो दादी ने मुझे खरीदी थी। क्या ये सुंदर है? मेरे दादाजी ने मुझे ये ट्रांसफॉर्मर खरीदा है। क्या ये बड़ी या नहीं है? यह अल्ट्रामैन है। क्या ये बड़ा है? यह एक छोटा पियानो है। उन्होंने न सिर्फ खेला बल्कि उन्हें छोटे छोटे उपहार भी मिले। बच्चे बहुत खुश थे। कपूर परिवार की ओर लौटे। सुनीता कपूर ने किसी भी हालत में अपने बेटे को खाना बनाने से मना कर दिया। जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हें अपना खाना चखने दूंगी। देवेंद्र कपूर एक तरफ खड़े हो गए और सलाह दी, छोड़ो इसे। मैं अपने बेटे का खाना बनाना चाहता हूँ। सुनीता कपूर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरे बेटे ने बहुत दिनों से मेरा बनाया खाना नहीं खाया है। लेकिन मैं तो बहुत देर से खा रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा खाना खराब है या तुम उससे थक गए हो? क्या बात है? दूसरी जगहें बेहतर हैं, कहीं और जाकर खाओ। मेरा और कोई मतलब नहीं है। खैर, इसे छोड़ो, बस करो। राजेश कपूर उनसे झगड़ने के आदी थे। ऐसा क्यों न हो, मैं बाद में पिताजी के कुछ पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी। देवेंद्र कपूर बहुत खुश हुए। ठीक है, सुनीता कपूर ने धीरे से कहा, अपने पिता की आदत मत डालो। तुमने उसका स्वाद बहुत नखरेबाज बना दिया है। अब जब वह मुझे खाना बनाते देखता है तो उसकी नाक नाक नहीं रहती, उसकी आंखें आंखें नहीं रहती। वह बहुत नखरेबाज हो गया है। देवेंद्र कपूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा बेटा चाहता है कि मैं ये करूं, तुम्हें क्या परवाह है? मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं अपने छोटे पोते को सांत्वना देने जा रही हूं। जल्द ही शीतकालीन अवकाश आ जाएगा। प्रिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजेश कपूर के साथ चेन्नई लौट गईं। इस तरह आप बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। जाने से पहले मैंने उस दिन के लिए हवाई जहाज का टिकट पहले ही खरीद लिया था। चीनी नववर्ष के दौरान दुकान में सबसे अधिक भीड़ होती है और प्रिया चिंतित है तथा सारा काम स्वयं करने पर जोर देती है। 2 घंटे बाद विमान चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। विजय शर्मा और लता शर्मा हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद साफ झलक रही थी। क्योंकि उनकी उड़ानें अनियमित रूप से विलंबित हो सकती हैं, इसलिए उन्हें पहले से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए वे हवाई अड्डे पर 1 घंटा पहले पहुंच गए। यह आ रहा है, यह आ रहा है। लता शर्मा बच्चों की तरह खुश और बेहद उत्साहित थीं। विजय शर्मा, जो अपना फ़ोन देख रहे थे, ने तुरंत ऊपर देखा। कहाँ है, कहाँ है? लता शर्मा ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अपना फ़ोन देखना बंद करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें प्रेस बायोपिक हो गया है। विजय शर्मा, क्या इसका उसके फ़ोन देखने से कोई संबंध है? हवाई अड्डे पर हमें लेने के लिए बहुत सारे लोग थे और वह पीछे खड़ा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सका। ठीक है,
लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को भीड़ में खड़े देखा। एक ऐसा जोड़ा जो दिखने में बहुत सुंदर और स्वभाव में उत्कृष्ट है। ये प्यारे प्यारे चौगुने बच्चे तुरंत ही सभी के ध्यान का केंद्र बन गए। लता शर्मा बुदबुदाईं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दामाद और भी सुंदर होता जा रहा है। विजय शर्मा ने एक नज़र डाली और कहा, ये सचमुच है। लता शर्मा ने पुकारा, मीरा, राजेश कपूर, प्रिया और पोते पोतियां। राजेश अब बिना किसी दबाव के दोनों हाथों में एक एक बच्चे को पकड़े हुए हैं। अपने बाएं हाथ में वह 3 खजाने पकड़े हुए हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, और अपने दाहिने हाथ में वह 4 खजाने पकड़े हुए हैं जो उनसे चिपके हुए हैं और चाहते हैं कि वह उन्हें पकड़ लें। मीरा शर्मा की गोद में दूसरा बच्चा है और प्रिया की गोद में सबसे बड़ा बच्चा है। लेकिन प्रिया इतनी थकी हुई थी कि वापस आते ही उसके हाथ दुखने लगे थे। चारों खजानों में से वह सदैव सबसे अधिक ऊर्जावान है। वे आगे दौड़े, दादाजी, दादी जी, हम आ गए। विजय शर्मा ने चारों खजाने उठा लिए जो उनकी बाहों में फेंके गए थे। क्या तुम्हें दादाजी की याद आती है? विहू ने स्पष्ट उत्तर दिया, हाँ। लता शर्मा ने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें दादी की याद आती है? पास होना। विजय शर्मा खुशी से मुस्कुराए। आओ, दादाजी को दिखाओ कि तुम बड़े हो गए हो और सुंदर हो गए हो। हाँ, अभी भी बहुत प्यारे और सुंदर हो। विहू हंसा। प्रिया ने भ्रमित अवि को लता शर्मा को सौंप दिया। आंटी, कृपया इसे पकड़ लीजिए। ये बच्चा बहुत भारी है। मेरी बाहें सुन्न हो रही हैं। मैं सामान ले आऊँगा। लता शर्मा ने उसे लिया और कहा, वाह, ये सच है। आपके शरीर पर चर्बी बेकार नहीं है। आप सचमुच मोटी हैं। उसने अवि को समझाया, अवि, उठो और देखो मैं कौन हूँ। क्या तुम्हें अब भी याद है? अवि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। दादी। लता शर्मा खुश हुई। ओह, अवि को अभी भी दादी याद हैं। क्या तुम्हें उनकी याद आती है? अवि ने सिर हिलाया। मीरा शर्मा की गोद में दूसरा बच्चा भी जाग गया और असमंजस में इधर उधर देखने लगा। माँ, हम कहाँ हैं? हम दादी के घर पर हैं। देखो, ये कौन है? तनु बहुत उत्साहित थी। वाह, दादी, दादाजी। दंपति ने एक स्वर में उत्तर दिया। अरे! मीरा शर्मा ने राजेश से 3 खजाने ले लिए। रिया चलना नहीं चाहती थी और अपने पिता से चिपकना चाहती थी। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, मैं सामान उठाने में मदद करता हूँ। इस बार प्रिया ने अपनी वापसी को गुप्त रखा और किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। लता शर्मा और विजय शर्मा को भी उस व्यक्ति को देखकर पता चला। प्रिया अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करना चाहती थी। शिशुओं की सुरक्षा के लिए कार में बाल सुरक्षा सीटें लगाई गई हैं। दंपति ने अपनी अपनी कार चलाई और एनलान के साथ। स्थान बिल्कुल सही था। पहले प्रिया को घर भेजो। समुदाय में पहुंचकर प्रिया उत्साहित भी थी और घबराई हुई भी। मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया हूं। वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। बॉस लिन, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं पहले वापस जा रहा हूं। राजेश कपूर मुस्कुराए और प्रिया को अलविदा कहा। आधे घंटे बाद राजेश एक विला क्षेत्र में चला गया। घर। मीरा शर्मा कार से बाहर निकली और सामने की इमारत को देखा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में हों। मैं 2 साल पहले घर से भाग गया था। मैं निराश और असहाय महसूस कर रहा था। जिस मूर्ख ने परिणामों पर विचार किए बिना कार्य किया था, उसे अंततः वास्तविकता का सामना करने पर एहसास हुआ कि वह कितना भोला था। लेकिन इसी वजह से उसकी मुलाकात गलती से बच्चे के पिता से हो गई। अपना खुशहाल जीवन शुरू करें। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो चीजें सचमुच बदल गई हैं। लता शर्मा ने देखा कि उनकी बेटी क्या सोच रही थी और उन्होंने धीरे से कहा, वहां बेवकूफ की तरह खड़ी मत रहो। घर जाओ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। मीरा शर्मा को घर में प्रवेश करने के बाद ही इसका पता चला। वे पहले ही लिविंग रूम में रखी चाय की मेज, विजय शर्मा का सामान आदि बाहर निकाल चुके थे। बच्चों के खिलौनों के लिए जगह बनाएं। जब बच्चों ने सभी नए खिलौने देखे तो वे तुरंत उनसे खेलने के लिए दौड़े नहीं, बल्कि राजेश की ओर देखने लगे। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, चलो खेलते हैं। आओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा मीरा शर्मा के जाने के समय से अलग नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ बड़ा बिस्तर है। जिस ओर दीवार नहीं है, वहाँ बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए बाड़ लगा दी गई है। विला में कुल 4 कमरे हैं। एक नौकरानी का कमरा है, एक अतिथि कक्ष है, एक मास्टर बेडरूम है और दूसरा बेडरूम है।
मीरा शर्मा जिस मास्टर बेडरूम में रहती हैं वह ग्रीन लेक विला के मास्टर बेडरूम से थोड़ा बड़ा है। सफाई करने में अपना समय लो, मैं खाना बनाऊंगी। इतना कहने के बाद वह जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि वह रात का खाना बनाने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह अपने पोते के साथ खेलना चाहते थे। हे भगवान, वे सभी कितने प्यारे लग रहे हैं। मीरा शर्मा बिस्तर पर बैठी इधर उधर देखा तो उन्हें अपनी नाक में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। राजेश ने बक्से खोले और वयस्कों और बच्चों की चीजें अलग अलग रखीं। सफाई करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मीरा शर्मा का मूड खराब था। क्या हुआ पत्नी? मीरा शर्मा का गला भर आया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं काफी अपरिपक्व हूँ। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। ये सब अतीत की बात है। अब हम सब एक परिवार की तरह एक साथ हैं और यह बहुत अच्छी बात है। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा। पतिदेव, अगर हम न मिले होते तो क्या होता? मैं संभवतः अब भी पुराने घर में रहूंगी और अकेले ही 4 बच्चों का पालन पोषण करूंगी। तंग और चिंताग्रस्त जीवन जीना। राजेश कपूर ने उसे समझाया, इसमें कोई शक नहीं, सच तो यह है कि हम मिले, यह शायद किस्मत की योजना थी। मीरा शर्मा को भी यह जादुई लगा। शायद ये सचमुच इन 2 लोगों की नियति है।